मैं आने का वक्त आपका पेट्रोल पंप में मेरे को टेंट लगाने के लिए एक छोटा रास्ता चाहिए। देखो हमारा प्लान किधर है, अल्लाह का प्लान क्या है। वो पैसा नहीं लिया सऊदी गवर्नमेंट। लास्ट फाइनली मैं सऊदी में पहुंचा, 8,640 किलोमीटर चल के अम्मी का साथ हज किया। क्योंकि हिकमत की बात जहां से मिले ले लेना चाहिए। तो मैं वांकानेर आया तो बहुत खुश हुआ। यहाँ हर कोई पढ़ा लिखा है, ये कोई मदीने का छोटा जिरॉक्स है और हर कोई बिजनेस करता है। अगर आप उनसे नफरत भी करते हो तो उनका प्रोडक्ट खरीदे बिना या लिए बिना नहीं चल सकते। आप में से हर कोई कुछ ना कुछ बनाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बता नहीं रहा, वो अपनी इज्जत सामने वाले की नजरों में बढ़ाना चाह रहा है। क्या आप अपने प्रोडक्ट को चेक करते हैं, ये एक सवाल है। यार इससे ज्यादा सुकून कहीं है। अटेंशन पाना बहुत आसान। एडवर्टाइजमेंट का जमाना चला गया दोस्तों, तो वो उसको गुजराती, रशियन, चाइनीज हर चीज में ट्रांसलेट करके सामने वाले को भी सुना सकता है। का आईएएस निकल जाएगा। आप में से हर कोई कुछ ना कुछ बनाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बिना दुनिया ना रह पाए? कोई इंसान किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है। अल्लाह से किसी ने पूछा कि मुश्किलें हम पर क्यों भेजता है? और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से सुनना। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हम फोन देखते हैं, स्किप का बटन दबाते हैं। बेचने के लिए तुम्हें कहानी सुनाना आना चाहिए। जहां कोई पेचीदगी आए, उस पेचीदगी को सॉल्व करने को बिजनेस है। जिन्नात बनाते रहा। पाकिस्तान ने रोका 4 महीना 8 दिन, 1 साल लग गया, 1 साल 17 दिन। मान रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन जज़ीलन जमीलन दाइमन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा समीर सिद्दीकी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ रहे उम्रा करके 8 दिन में मक्का में थे, मक्का मदीना में। उधर से डायरेक्ट वाकानेर आया, ऐसा एक प्रोग्राम में बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा हम बात करने के भी खुशी से आया, सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ में अल्लाह ने इज़्ज़त दे दिया। बचपन से एक ड्रीम है मेरा, मदीना मक्का फैदन चल के जाना है। इस उम्र में अल्लाह मेरा ड्रीम पूरा कर दिया। बहुत मेहनत किया उसके पीछे, 4-5 साल सफ़र की पहले बहुत काम किया, कैसे जाओ। आज के ज़माने में पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सामने, कल क्या होगा आज पता नहीं। हर एक दिन अलग अलग खाना, अलग अलग क्लाइमेट। अभी एक हिस्टोरिकल क्लास नहीं है इधर, एक बिजनेस मीट है। फिर भी हर चीज़ में हमको 3 चीज़ ज़रूर चाहिए हम सबको। वो 3 चीज़ इस सफ़र में भी मैं यूज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के करम से 4 नंबर चीज़ अल्लाह ने दे दिया। उन 3 चीज़ में पहली चीज़ इन्नमल अअमालु बिन्नियात है। हमारा नीयत सही है तो हमारा ड्रीम कामयाब। दूसरी चीज़ अस्सब्र व नुस्फिल ईमान, ईमान की हादा है सब्र। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों का साथ। तीसरी चीज़ मेहनत। बिजनेस में भी देखो, नीयत सही है तो शुरुआत, सब्र करना है। कितना साल हो, शुरू में हम सबको सब कुछ वापस नहीं मिलेगा, हम सब्र करना है, फिर मेहनत भी करना है। इस 3 चीज़ नीयत, सब्र, मेहनत हमारा दिल में है। 4 नंबर चीज़ हमको अल्लाह देते हैं, सबकी दुआ मिला अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल पंप की नंबर कलेक्ट किया मैं रुकने के लिए, फिर नंबर कलेक्ट करके कॉल किया। पहले प्लानिंग में किधर रुकूं, उस जगह में कॉल करके इंशाअल्लाह मैं ऐसा एक सफ़र कर रहे, मैं आने का वक्त आपका पेट्रोल पंप में मेरे को टेंट लगाने के लिए एक छोटा रास्ता चाहिए।
लेकिन 8-9 दिन बाद अल्लाह ने प्लान बदल किया, चेंज किया। मैं 4-5 साल पहले प्लान किया, एक पूरा प्लान ख़त्म। अल्लाह की प्लान अलग है। लोग पेट्रोल पंप में एक दिन रुका, मैं पंजाब में एंट्री किया उस दिन, रास्ता में कुछ नहीं था इसके लिए। बाकी हर दिन लोग शिहाब भाई हमारे घर आ जाओ, हमारे होटल में आ जाओ, खाना, 1000 लोग, लाखों लोग, आप लोग देखा होगा। देखो हमारा प्लान किधर है, अल्लाह का प्लान क्या है, हर चीज़ में ऐसा है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से पाकिस्तान, मेरा प्लानिंग में 6.5 महीने के सफ़र थे, लेकिन 1 साल 17 दिन लगा सफ़र के, वो भी प्लान चेंज है। मेरा प्लानिंग में ईरान में पहुंचने का वक्त बर्फ़ नहीं थे, लेकिन 4 महीना 8 दिन पाकिस्तान की बॉर्डर में रुका, इसके वजह से आगे का क्लाइमेट भी चेंज हो गया, उधर भी अल्लाह का प्लान अलग है। फिर भी सब्र किया अल्हम्दुलिल्लाह। 4 महीना 8 दिन इंडिया की बॉर्डर में रुका मैं, वाघा बॉर्डर के सामने। उस वक्त बहुत लोग, ख़ास लोग सब बुलाया, शिहाब भाई वापस आ जाओ, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन भरोसा, तवक्कल तो अल्लाह बोल के मैं निकला घर से। वापस इस घर पे आएगा ऐसा सोच के नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। तवक्कल तो अल्लाह बोल के हमारा नीयत आगे जाना कि अल्लाह का घर पहुंचने के लिए, ऐसे नीयत से निकला, वापस जाने के लिए नहीं। 4 महीना 8 दिन सब्र किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पाकिस्तान की एंट्री मिला, फिर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया। 8640 किलोमीटर चला। फाइनली मैं यहाँ से हज करने के लिए मेरा परमिशन, पैसा सब लेके गया। वो पैसा नहीं लिया सऊदी गवर्नमेंट, मेरे को हज फ्री दिया, गिफ्ट। हर दिन सफ़र के वक्त में अम्मी को बोल करते, अम्मी बोलते मेरे को भी हज के, सबको हज करने के लिए आप दुआ करना, उधर तक पहुंचने के लिए, अल्लाह का घर पहुंचने के लिए। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ कर, मुसाफिर की दुआ की कबूलत भी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लास्ट फाइनली मैं सऊदी में पहुंचा, 8640 किलोमीटर चल के अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी में पहुंचा। उस दिन सऊदी गवर्नमेंट बहुत अच्छा से इनवाइट किया। मेरे हज, मेरे को गिफ्ट, पैसा नहीं लिया, इसको परमिशन से। उस दिन तक मेरे अम्मी को भी मालूम नहीं है इस साल में भी मेरे बेटे का साथ हज कर रहा है। मेरा पैसा अम्मी को भेज के अम्मी को भी लेके आया, अम्मी का साथ हज किया। अल्लाह का प्लान हर चीज़ में, बिजनेस हो, कारोबार हो, क्या भी हो, हमारा तरीक, हमारा रूट सही है तो उधर कामयाब है। 99 दरवाज़ा हमारा सामने बंद है, हमारा नीयत के लिए अल्लाह एक दरवाज़ा ओपन करके दिएगा, उस दरवाज़ा से हमको सामने जा सकते, हमारा ड्रीम अचीव कर सकते हैं इंशाअल्लाह। इतना टाइम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभानअल्लाह। या भाई इंजो सिद्दी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करके मुझे यहाँ खड़ा कर दिया और मैं डर गया हूँ इतनी सारी भीड़ देख के। और मुझे गुजराती भी नहीं आती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में मेरे पास मेरा फ़ोन है जो लाइव गुजराती में ट्रांसलेट कर सकता है। तो सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूँ, अभी प्रोफेसर साहब से मैं बात कर रहा था तो वो पूछ रहे थे कि जिन्नात होते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ होते हैं। अब वो जिन्नात की जो शक्ल है जिस पे हमारा ईमान है वो अलग है, लेकिन एक नए तरह के कुछ जिन्नात दुनिया में आ गए। अगर मैं अपने फ़ोन से ये कहूँ इंग्लिश में कि हाय, आई एम एड्रेसिंग द पीपल ऑफ गुजरात, so whatever I will be speaking, can you translate it into Gujarati? Absolutely, I can do that. Just go ahead and start speaking, and I'll translate everything you say into Gujarati. So tell them
that I am standing here with large number of ideas in industries and startups which I will be sharing with them. તો તેમને કહો કે હું અહીં ઉદ્યોગો અને સ્ટાર્ટઅપ્સના વિશાળ સંખ્યક વિચારો સાથે ઊભો છું જે હું તેમની સાથે વહેંચીશ. And while I will be speaking in Hindi and in English, but with the help of artificial intelligence, everything can be lively translated into Gujarati. અને જ્યારે હું હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં બોલીશ ત્યારે કૃત્રિમ બુદ્ધિની મદદથી બધું So, રજમત. please continue. તો હા, કૃપા કરીને ચાલુ રાખો. So, I am now about to start speaking. So, can you tell them to concentrate and focus on every line that I speak in Gujarati? હવે હું ગીરવા જ રહ્યા છો તો તેમને કહી શકશો કે તેઓ મારી દરેક तो कैन यू इमेजिन, मतलब क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया उस लेवल पर है कि मैं अपने कान में एक छोटा सा डिवाइस पहन लूँ तो मुझे गुजराती आती है, और अगर मैं उसको एक बार और ऐसे टच करूँ तो मुझे चाइनीज़ भी आती है, और अगर मैं उसे एक बार और टच करूँ तो वो रशियन को ट्रांसलेट करके मुझे हिंदी में सुना सकता है, और अगर मैं कुछ बोलूँ उर्दू में या हिंदी में तो वो उसको गुजराती, रशियन, चाइनीज हर चीज में ट्रांसलेट करके सामने वाले को भी सुना सकता है. वो जमाना चला गया जब इन सब कामों के लिए किसी इंसान को रखना पड़ता था. अब एक छोटा सा फोन है और फोन के अंदर कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. आप उससे कुछ भी कहिए वो आपको बताएगा कि ये क्या है. एक चश्मा भी है, उसकी कीमत 33,000 रुपये है. आप पहन लीजिए और पहनकर जो आप बोलना चाहते हैं वो चश्मे के अंदर आपको दिखेगा, सामने वाले को नहीं दिखेगा. तो बहुत सारे लोग वो चश्मा खरीद कर अगला एग्जाम लिखने वाले हैं. आप वो चश्मा पहनिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, सवाल दिखते ही उसका आंसर पीछे लिख कर आने लगता है, आपका IAS निकल जाएगा. तो भविष्य में 2026 में मैं खड़ा हूँ शिहाब भाई के साथ, किस्वा ग्रुप के साथ. 2028 में एग्जाम ही नहीं होंगे. 2028 में जवाब सबको पता है, तो एग्जाम में वो कहेंगे कि आप सवाल बनाकर दीजिए, क्योंकि जवाब चश्मे को पता है, फोन को पता है, पर सवाल क्या है क्या वो आपको पता है. तो हमारी एक बैच होती है, हम क्या करते हैं साल भर इजराइल और अमेरिका अपने बच्चों को जो पढ़ाता है हम भी पढ़ते हैं. हर पहली किताब जो वो निकालते हैं हम उसको खरीदते हैं, और उसमें से हर साल 600 ऐसी कंपनीज हम बाहर निकालते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया इस साल, और उन्होंने क्या आइडिया लगाया और उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैल गया, और हमारा बिजनेस नहीं फैलता. तो हमें उनसे क्या सीखना चाहिए. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे ज्यादा जानते थे, ये हमारा ईमान है. लेकिन हजरत सलमान फारसी से पूछते थे कि इस वक्त जो हमारे मुखालिफ हैं वो क्या सोच रहे होंगे, सलमान वो क्या प्लानिंग कर रहे होंगे, हमें अपनी प्लानिंग में क्या चेंज करना चाहिए. वो हजरत अली से राय लेते, वो हजरत उमर से पूछते कि वो लोग इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि हिकमत की बात जहां से मिले ले लेना चाहिए. हिकमत हमारी विरासत है जो हमने खो दी. जब तक वो हमारे दिल में नहीं पहुंचती उस हिकमत को भी करार महसूस नहीं होता है, उस हिकमत को भी चैन नहीं आता है. तो हमें अपनी खोई हुई विरासत वापस ली. तो मैं वांकानेर आया तो बहुत खुश हुआ. यहाँ हर कोई पढ़ा लिखा है, ये कोई मदीने का छोटा ज़ेरॉक्स है. हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, और हर किसी के घर में बिजनेसमैन है, और हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है.
मतलब इससे पहले तो हमने ये सीरत की किताबों में मदीने के तस्करे में ही पढ़ा था कि हर कोई पढ़ा लिखा होगा और हर कोई प्रशासन में होगा और हर कोई एक दूसरे से प्यार करता था और हर कोई बिजनेस करता है। लेकिन आज मुझे जो इस जिम्मेदारी से यहाँ खड़ा किया है, परवेज भाई ने, इमरान भाई ने, शिहाब भाई के बुलावे पे मैं आया हूँ, जिस जिम्मेदारी से खड़ा किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस हम करते हैं जो वांकानेर से मोरबी तक पहुंचता है, मोरबी से राजकोट तक पहुंचता है, बहुत हुआ तो थोड़ा सा बाहर जाता है। एक बिजनेस वो करते हैं, अगर आप उनसे नफरत भी करते हो तो उनका प्रोडक्ट खरीदे बिना या लिए बिना नहीं चल सकते। गजा के, फिलिस्तीन के हाल जो हमने देखे, उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे देखना पड़ता है जो ये हाल कर रहे हैं। उनके बॉयकॉट का मैसेज उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे घुमाना पड़ता है। हमारे पास कोई अपना प्लेटफॉर्म भी नहीं है। तो वो ऐसा क्या करते हैं और हमें क्या सीखना चाहिए, ये बात आपके सामने रखने की इजाजत चाहता हूं। क्या आप वो इजाजत मुझे देते हैं? उनका पहला एक मोटिव रहता है, और मैं जो बात यहाँ कहूंगा मैं चाहता हूं कि आप अपने गिरबान में 2 मिनट झांकें। और मैं इतना खुश हूं यहाँ खड़े होकर, इतने नौजवान हैं मेरे सामने, इतने नौजवान। तो 2 मिनट अपने अपने बिजनेस के बारे में सोचना है कि उनके बिजनेस में क्या है, मैं दिखाता हूं, और फिर आप इतना सोचिए कि आपके बिजनेस में वो है क्या। बस इतना ही चलेगा। तो वो कहते हैं कि बिजनेस वो है जिसके बारे में दुनिया बात करे और जिस प्रोडक्ट के बिना दुनिया रह ना पाए, उसे बिजनेस कहते हैं। आप सोचिए अपने बिजनेस के बारे में। आप में से हर कोई कुछ ना कुछ बनाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, हर कोई ना कोई बिजनेस करता है। क्या आपके बिजनेस के बारे में घर घर बात होती है? क्या आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बिना दुनिया ना रह पाए? और नहीं है तो 5 सेकंड लीजिए और सोचिए, क्या आप अपने बिजनेस में ऐसा कर सकते हैं कि घर घर उसकी बात हो और दुनिया भर में लोग उसको लिए बिना ना रह पाए? ये वो करते हैं, ये हमें सीखना होगा। दूसरा, उस प्रोडक्ट के बारे में बात करने से या किसी को दिखाने से दिखाने वाले की और बात करने वाले की इज्जत बढ़ जाती है कि अरे बाप रे, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। क्या आपका प्रोडक्ट मैं अगर किसी को बताऊं तो मैं जिसे बता रहा हूं, जो सुन रहा है, आपके प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो क्या मेरी इज्जत उसकी नजर में बढ़ेगी? ये सवाल वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अपने आप से पूछते हैं। कोई इंसान किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, कोई किसी के प्रोडक्ट के बारे में किसी को नहीं बताता, लेकिन अगर प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए बताने वाले की इज्जत बढ़ जाए तो फिर लोग खुश होकर बताते हैं, अरे सुना तुमने, देखा मैंने एक नया फोन लिया है, मेरा ये फोन अभी अभी लॉन्च हुआ है, इसके अंदर ये फीचर। वो बता नहीं रहा, वो अपनी इज्जत सामने वाले की नजरों में बढ़ाना चाह रहा है। क्या आपके प्रोडक्ट में ये वाली बात है? उनके प्रोडक्ट में होती है, इसलिए पूरी दुनिया में वो चाहते हैं। तीसरा, हम गेहूं भी बेचते हैं, टाइल्स भी बेचते हैं, आटा भी है, घी भी है। ये लोग कुछ ऐसी चीज बेचते हैं जिनका आने वाले सालों में डिमांड और बढ़ेगा, जिसका मार्केट बहुत तेजी से उठेगा। क्या आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आने वाले जमाने में उसका मार्केट बहुत जोर से बढ़ने वाला है? बढ़ेगा कि घटेगा, ये आपको सोचना है। मैं टाइल्स के मार्केट के बारे में एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि मोरबी के पास खड़ा हूं। दुनिया से टाइल्स जाने वाली है क्योंकि महंगी है और बिल्डिंग पे वजन बढ़ाती है, तो एक नई टाइल्स आ रही है। आप सीमेंट का फर्श बना दीजिए, जैसे पुराने घरों में होता था, गरीब घरों में, उसके ऊपर
एक खास तरह का लैमिनेशन आ रहा है जो टाइल्स से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा चमकदार है, और वो टाइल्स से 200 गुना सस्ता पड़ रहा है। तो वो लगातार अपने प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि आने वाले जमाने में इसका मार्केट बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। क्या आप अपने प्रोडक्ट को चेक करते हैं? ये एक सवाल है। क्या आने वाले जमाने में उसका मार्केट बढ़ेगा कि घटेगा? फिर वो रियल ट्रेंड के पीछे जाते हैं और फेक ट्रेंड से बचते हैं। अब रियल ट्रेंड क्या है और फेक ट्रेंड क्या? आप ट्रेंड समझते हैं ना, जिसका जमाना आ गया उसे ट्रेंड कहते हैं। तो उन्होंने एक बहुत खास चीज दी है जो आपको सुनना चाहिए। रियल ट्रेंड कहते हैं जिसे लोग बेतहाशा इस्तेमाल करें और बेतहाशा वो लोगों को बताएं। तो अगर मैं यहां पे कुछ लॉन्च करूं तो आप में से मुश्किल से 20% लोग वो लेंगे, 80% घर चले जाए। मैं कुछ भी कर लूं लेकिन 80% लोग वो नहीं लेंगे, सिर्फ 20% लोग लेंगे। लेकिन ये 20% लोग अगर खूब इस्तेमाल करें, खूब बताएं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो 80% लोग भी लेंगे। इसे रियल ट्रेंड कहते हैं। क्या आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है और इस्तेमाल करने वाला खूब इस्तेमाल करता है और खूब इस्तेमाल करके खूब बताता है? ऐसा अल्लाह के रसूल की सीरत में भी दिख गया। जब आपने इस्लाम का ऐलान किया किसी ने नहीं माना, बात का मुट्ठी भर, और जिसने माना उसने अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब को बताया यार इनसे अच्छा कोई नहीं, यार इनसे ज्यादा सुकून कहीं नहीं। फिर भी लोगों ने बोला नहीं नहीं बाबा, हम अपने पुराने बुतों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, एक बार आके तो देख, एक बार इनके पास, अच्छा एक काम करो, एक नमाज पढ़ लो। बोले नहीं। इनकी बात सुन लो। बोले नहीं। अच्छा इनका चेहरा तो एक बार देखो। हमेशा याद रखना 20% लोग ही लेंगे और बेतहाशा इस्तेमाल करके वो बाकी समाज को तैयार करते हैं। वो अपने प्रोडक्ट को ऐसा डिजाइन करते हैं कि ना सिर्फ लोग यूज करें बल्कि यूज करने के बाद वो सारी दुनिया को तैयार करें। अरे यार तू पागल है, करके तो देख, शानदार है। क्या आपके प्रोडक्ट में ये बात है? आपको सोचना पड़ेगा। क्या मैं यहाँ खड़े होकर जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? पक्का एक बार जोर से बताइए, समझ में आ रहा है ना? दूसरा, उनके पास कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले जिनकी समाज में बड़ी पकड़ होती है। प्रेस से वो बात करते हैं, लोगों को रिक्रूट वो करते हैं, नए कस्टमर से वो बात करते हैं। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं या किसी बिजनेस के मालिक हैं तो आपको एक ऐसे को ढूंढना पड़ेगा। जब आप बिजी हो तो वो कस्टमर से बात करे, प्रेस से वो बात करे, एडवर्टाइजमेंट वो डिजाइन करे, वो आपसे ज्यादा आपके प्रोडक्ट को लेके खुश हो, ऐसा वो ढूंढ कर एक इंसान ला दे। इसे भी सीरत में देखा जा सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के रसूल से ज्यादा और अल्लाह के रसूल के बाद सबसे ज्यादा, अल्लाह के रसूल के बाद सबसे ज्यादा इस्लाम से प्यार करते और हजरत उमर प्यार करते। आपको भी अपने बिजनेस में एक ऐसा की पोजीशन पे इंसान ढूंढना पड़ेगा जो बात करे, क्यों? जिसके लफ्जों पे पकड़ हो, जिसकी बात में ऐसा असर हो कि हम वो बात बताए बिना ना रह पाए। क्यों? आपने देखा समाज में क्या बदला है कोविड के बाद? कोविड के बाद सीधा खड़ा इंसान झुक गया है। क्यों? वो सिर्फ मोबाइल में देख रहा है और इसी मोबाइल से पूछ रहा है कि मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे क्या खरीदना चाहिए, कहां मिलेगा, कौन सबसे अच्छा है, बताओ। और एक नई चीज आई है जिस तरफ आपका ध्यान नहीं है। एक होता है किसी का अटेंशन पाना, एक होता है ट्रस्ट बिल्ड करना। ट्रस्ट यानी भरोसा, अटेंशन पाना बहुत आसान। अगर किसी सड़क के किनारे कोई एक्सीडेंट होता है तो आप गाड़ी स्लो करके देखते हो ना, सड़क के किनारे क्या हुआ, अटेंशन तो पा लिया उसने। अगर एक सड़क के बाजू जोकर खड़े होकर कोई कमाल या करतब दिखाए तो आप 1 मिनट के लिए देखते हो कि नहीं देखते हो?
लेकिन क्या आप जोकर से कुछ खरीदोगे? जवाब है नहीं। लेकिन अगर वो इंसान बहुत भरोसेमंद है और उसके इतना भरोसा किसी का नहीं है, तो क्या आप उससे कुछ खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? सही है। एडवर्टाइजमेंट का जमाना चला गया दोस्तों, रेटिंग और रिव्यू का जमाना आया। प्रोडक्ट ही एडवर्टाइजमेंट। अगर प्रोडक्ट में दम है तो लोग किसी एडवर्टाइजमेंट की वजह से प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, वो रेटिंग्स एंड रिव्यूज में जा रहे हैं, वहां पर लोगों के कमेंट पढ़ रहे हैं और सच में तारीफ है तो खरीद रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 4 स्टार से कम रेटिंग वाला प्रोडक्ट आपने आखिरी बार कब खरीदा था? इसका मतलब पैगंबर के जमाने में ईमान की वजह से जो लोग करते थे, अपने प्रोडक्ट का ऐब बताकर बेचते थे, कोई किसी को धोखा नहीं देता था। रेटिंग एंड रिव्यू के इस जमाने में वो ही जमाना वापस आ गया। अगर आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया, कंपनी कितनी भी छोटी हो, लोग जाकर रिव्यू में लिख दे रहे हैं, अरे इनकी कंपनी के साइज पे मत जाना, इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखा है, चाय की तारीफ कर दी किसी की, चाय की टपरी की, अरे यार इसकी चाय में वो बात है ना, मेरी थकान उतर गई। लोग 200 किलोमीटर से वो चाय पीने आ रहे, लोग 200 किलोमीटर से बस वो चाय पीने आ रहे। इसका मतलब है एक नई एडवर्टाइजमेंट। क्या जो शिहाब भाई बोल रहे थे, क्या सबर रखना है, सबर रखना है, नियत अच्छी रखना है ना, सबर रखना है, नियत अच्छी रखना है, बाकी अल्लाह पाक पे। तो आप अपने प्रोडक्ट में बहुत जान लगाइए। आपका प्रोडक्ट सही हाथों में भेजना अल्लाह की जिम्मेदारी है, और एक बार वो सही हाथों में गया और उसने तारीफ कर दी, अबू बकर सिद्दीक ने खड़े होकर कहा कि मैं मानता हूं कि ये एक रात में काबे से मस्जिद अक्सा तक गए थे, मैं मानता हूं। बस उनके मानने की देर है, फिर रुकने वाला नहीं है। वो अगला एक काम और करते हैं, मालूम है क्या? अगर उनका बिजनेस चल पड़ता है ना, तो वो अपने बच्चों में उसको नहीं बांटते, बच्चों के साथ एक टीम बनाते हैं, टैलेंटेड टीम, निहायत टैलेंट वाली टीम, कॉन्फिडेंट, यंग, डायनामिक। अपने बच्चों के चारों तरफ वो खड़ा रखते हैं, वो लगातार उनके बच्चों को राय देते हैं, इससे उनके बच्चे की तालीम पूरी होती है। वो दुनिया की हर सक्सेसफुल कंपनी में मालिक जो होता है ना, उसकी 5 कॉपी बनाते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपका बिजनेस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अपनी कॉपी बनाई कि नहीं बनाई? आप जिस दिन एब्सेंट रहेंगे उस दिन आपके एब्सेंस हमें फील नहीं होना चाहिए। क्या आपने ऐसी एक कॉपी पीछे छोड़ी अपनी फैक्ट्री, सेल्स में, फैक्ट्री में छोड़िए। हम एक होटल खोलते हैं तो होटल में बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हैं, होटल चल पड़ती है, सारी दुनिया वही खाने आती है। अब इतने मेहमान आ गए, इतने खाने वाले ग्राहक आ गए, हमसे संभलता नहीं है, बस बिरयानी का टेस्ट खराब होने लगता है। हम जैसे ही दूसरी होटल खोलते हैं, दोनों तरफ क्राउड डिवाइड होता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता, और लोग धीरे धीरे आना कम हो जाते हैं, और फिर कोई नई होटल खोलता है, सब उस तरफ चले जाते हैं। मैकडॉनल्ड्स ने एक ऐसी होटल खोली जिसमें वो किसी खानसामे को, बावर्ची को नहीं रखता है, ग्रेजुएशन में गरीब बच्चों को जमा करके अपना बर्गर बनवाता है। और दुनिया में कहीं जाके मैकडॉनल्ड्स खाओ, सबका टेस्ट एक जैसा रहता है। और आपको मालूम है, आपसे एक होटल से 2 होटल नहीं होती, क्वालिटी नीचे आने लगती है। कभी गूगल करके देखना कितने मैकडॉनल्ड्स है दुनिया में, 86,832, और सबका टेस्ट एक जैसा, और कहीं पे कोई कुक नहीं बना रहा। तो फिर एक जैसा टेस्ट और क्वालिटी कैसे आती है? उन्होंने बर्गर बनाने को स्टेप्स में तोड़ा हुआ है।
एक इंसान बर्गर फाड़ता है, एक इंसान वो अंदर की पैटी को तलता है, एक इंसान चीज लगाता है, एक इंसान उसमें सॉस डालता है, एक उसको पैक करके निकालता है। आपने बिरयानी बनाने के सिस्टम को कभी स्टेप्स में तोड़ा? क्या आप जिस दिन होटल नहीं जाए या बावर्ची नहीं आए, आपकी बिरयानी में वही टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो उनके बिजनेसेस में वो चीजों को सिस्टम में तोड़ते हैं, और हमारे यहाँ हम अकेले हर चीज संभालते हैं, और जिस दिन हमारी तबीयत खराब हो जाए उस दिन क्वालिटी नीचे आने लगती है। इसके बाद वो एक काम करते हैं जो बहुत जबरदस्त है। आप अपनी कंपनी को कंपनी बोलते हो, ऐसा है ना? आप अपनी कंपनी को कंपनी बोलते हो, वो लोग अपनी टीम को कंपनी बोलते हो, और उनके मालिक का पूरा काम कारखाने में पूरा टाइम नहीं जाता, उनके मालिक का पूरा टाइम कारखाने में नए लोगों को रिक्रूट करते वक्त उनके साथ वक्त बिताकर उनको पहचानने में जाता है। वो दिन का एक बड़ा हिस्सा 4 से 5 घंटा अपने ग्राहकों से बात करते हैं, और दिन का एक बड़ा हिस्सा लोगों को काम पर रखने में बिताते हैं। अगर अभी तक ये सिस्टम आपकी कंपनी में नहीं आया तो वो कंपनी ज्यादा नहीं चल पाएगी। फिर उनके यहाँ एक आइडिया जनरेटर्स होते हैं। आइडिया जनरेटर का मतलब वो लगातार नए 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 आइडिया बताते हैं। उस आइडिया को वो ग्राउंड पे टेस्ट करते हैं, लोग मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं हमें नहीं चाहिए। तो वो जाने से पहले कहते हैं सुनो ना, हाँ किस वजह से रिजेक्ट किया, एक वजह बता दो, आपके प्रोडक्ट में ये नहीं है। बस वो जाकर अपने प्रोडक्ट में वो चीज डाल देते हैं। फिर पूछते हैं सेकंड हमारा प्रोडक्ट प्लीज लीजिए, वो कहते हैं नहीं। कहते हैं अच्छा क्यों नहीं चाहिए, बस उतना बता दीजिए। क्योंकि इसमें वो नहीं है, वो अपने प्रोडक्ट में उसको डाल दो। वो अपना रिजेक्शन पॉजिटिवली लेकर उससे R&D करते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारे मुंह पर अगर कोई 10 दरवाजे बंद कर दे तो 11वां खटखटाने से बचना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, हर दरवाजे जिसने मना किया, क्यों मना किया, वो क्यों उठा के अपने प्रोडक्ट में डाल। तो कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपके लिए R&D कर रहा है। इसलिए रिजेक्शन वालों को सीने से चिपकाओ। चाइना में एक कंपनी है BYD, आपने देखा? पानी में चलने वाली कार बनाती है, इलेक्ट्रिक की कार बनाती है, दुनिया को सबसे ज्यादा बिकने वाली कार होने जा रही है, देखा है? उन्होंने पूरी कंपनी में अपने खिलाफ निगेटिव कमेंट्स जितने आए थे काट काट के चिपकाए, और अपने प्रोडक्ट से, अपने वर्कर्स से कहते हैं कि सुनो, जब हिम्मत हारो और थक जाओ ना तो 2-3 कमेंट पढ़ लेना। हम क्या करते हैं, अपने खिलाफ नेगेटिव कमेंट को पहले डिलीट करते हैं। वो उससे क्या करते हैं, हिम्मत और ताकत लेके, और लिखते हैं कि सुनो, शाम को कंपनी बंद होने के वक्त अपने आप से एक सवाल पूछ के बाहर जाना। बोले क्या, कि ये कमेंट सही थे कि तुमने इनको हरा दिया? तो वर्कर कहता नहीं, आज मैंने हरा दिया, मैं जा सकता हूं। एक पढ़े लिखे लोग होते हैं और एक खास तरीके के पढ़े लिखे लोग होते हैं। पढ़े लिखे लोग वो होते हैं जो डरे डरे होते हैं। पूरी दुनिया में पिछले 100 साल के रिजल्ट को जमा किया गया और ये देखा गया कि जितने लोग टॉप A ग्रेड में पास हुए थे, A ग्रेड में, वो आज क्या कर रहे हैं? जवाब बहुत अच्छा आएगा। जितने A ग्रेड में पास हुए थे वो सब B ग्रेड वालों की कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। A ग्रेड वाला खूब नंबर लाया, लेकिन नंबर लाने के प्रोसेस में उसकी हिम्मत ही नहीं बची। और B ग्रेड वाला पढ़ने में अच्छा नहीं था, उसको मालूम था, बचपन से कंसेप्ट क्लियर थे, बड़ा होकर मेरा कुछ होने वाला नहीं है तो मुझे अपनी ही कंपनी खोलनी है। हिम्मत बढ़ेगी एजुकेशन, ये भी एक सवाल। बिना हिम्मत के एजुकेशन किसी काम की नहीं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ कर पहले नौकरी देते हैं, जो जिनको नया काम बताओ तो वो ये नहीं कहते सर मेरे बस का नहीं है, वो कहते हैं मैं कुछ कर लूंगा, मैं देख लेता हूं इंशाअल्लाह, आप मुझ पे छोड़ दीजिए। तो डिग्रियां देखकर नौकरी मत दिया करो। जो नौकरी मांग रहा है उससे कहो कि तुम्हारा ये कागज मुझे कुछ नहीं बता रहा, तुम मेरे साथ वक्त गुजारो, 1 महीने में मैं देखूंगा तुम किस लायक हो और फिर बताऊंगा कि मैं तुम्हें किस लेवल पे रखूंगा और कितनी चीज।
और अगर उसमें ये एटीट्यूड है कि सर मुझ पे छोड़ दीजिए, सर मैं कर दूंगा, सर मैं देख लूंगा, तो फिर उस इंसान को कभी मत छोड़ना। ऐसा वो करते हैं, हमें सीखना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का नहीं? एक बार जोर से बताइए, आ रही है समझ में? अगली चीज और भी है बहुत जबरदस्त। क्या? किनारे पे खड़े रहकर मत सोचो कि पानी कितना गहरा है। उनका एक नया कंसेप्ट है, कूद जाओ धड़ाम से। हाथ पैर चलाओगे अपने आप तैरना आएगा। वो प्रोडक्ट लॉन्च करने में लेट नहीं करते। जैसे मैं ये फोन बना रहा हूं, इसमें 20 तरह की नई चीजें डाल रहा हूं। मुझे पता भी नहीं है कि मेरा ग्राहक वो 20 चीजें इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा, और मैं अपना फोन लॉन्च करना और लेट करता जा रहा हूं। जैसा भी है, सफर शुरू करो। शिहाब भाई ने एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा नियम बताया कि अपने प्लान कुछ और है, अल्लाह के प्लान कुछ और है। तुम पहला कदम उठाओ तो सही। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं। हमारा प्रोडक्ट हमारा ग्राहक हमारे साथ मिलकर बनाता है। हमारा प्रोडक्ट वो है कि ग्राहक हमारे प्रोडक्ट के साथ कैसे पेश आता है। और एडवर्टाइजमेंट ये नहीं है कि आपने एक बनाया अच्छा वीडियो अपने प्रोडक्ट का भेज दिया, सब लोगों ने देख लिया, आपने पूछा कैसा है, कोई झूठ बोलेगा क्या? सब कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है। ये पहचान नहीं है, उनका नहीं पहचान है। अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपका वीडियो घूम कर आपके ही मोबाइल में वापस आए, इसका मतलब प्रोडक्ट वायरल है। तो किसी को प्रोडक्ट की वीडियो भेजकर वो पूछते नहीं है कैसा है। अगर घूम के वापस आता है तो कहते हैं हाँ यार ये बहुत अच्छा है। और इनकी एडवर्टाइजमेंट पर और एक खास बात होती है। आपकी एडवर्टाइजमेंट कैसी होती है? मैं और मैं और मैं और मैं और मेरा प्रोडक्ट। उनकी होती है कैसी मालूम है? तुम कुछ चाहते हो, हासिल नहीं कर पा रहे हो, हमारे पास सॉल्यूशन है। इसको लेते ही तुम हीरो बन जाओगे। तुम हीरो हो, तुम हमेशा से हीरो थे, बस हमारे प्रोडक्ट की कमी है, ये लो और तुम हीरो बन जाओ। और हमारी एडवर्टाइजमेंट कैसी होती है? मैं और सुनो ना, मैं और मेरे अलावा मैं और मेरे अलावा मैं और मैं। फर्क है, बात को समझिए, बहुत फर्क है। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्या? वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है कि अगर किसी बिजनेसमैन के पास पैसा ना हो और एक्सपीरियंस ना हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है। हम कहते हैं भाई जिसके पास पैसा नहीं है बिजनेस में, उसको नको जाओ। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है नको जाओ। वो क्या बोलते हैं माने उल्टा, वो कहते हैं अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम नए नए आइडिया ट्राई करने में नहीं डरोगे, बिजनेस में कूदो। और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं है। क्यों? खूब दिमाग चला के पैसा बचाओ। तो सही वक्त बिजनेस लॉन्च करने का उनकी नजर में तब है जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है और एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो जंजीरों की तरह रहेगा। तुम कुछ भी लॉन्च करने से पहले डरोगे, अरे यार रुको यार, अरे रुक जाओ, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा। वो लगातार आगे बढ़ते हैं। जैसे शिहाब भाई हज के सफर में लगातार आगे बढ़ रहे थे, वो रुकते नहीं है, वो लगातार आगे चलते। इस्लाम भी ऐसे ही आगे बढ़ा। सबसे आगे जमीन जीतने वाले घोड़ों पे चले, उसके पीछे जमीर जीतने वाले सूफिया चले। बताइए गलत बोला है मैंने? सबसे आगे कौन चला? जमीन जीतने वाले। उसके पीछे कौन चले? जमीर जीतने वाले। और उसके पीछे कौन चला? वो व्यापारी जिसने इन दोनों के काम का फायदा उठाया। जमीन जीतने वाले ने जमीन जीती, जमीर जीतने वाले ने जमीर जीता, तो व्यापारी पीछे से आया और उसने क्या किया? अपनी सामान को उन मार्केटों में बेचा। पर व्यापारी पर एक बहुत बड़ा फर्ज है, तुम जिसका फायदा उठा रहे हो, जमीन जीतने वाले, जमीर जीतने वाले, तुम्हें उन दोनों का ख्याल रखना होगा। अगर उन दोनों का ख्याल नहीं रखोगे तो नए मार्केटों में एंट्री नहीं होगी। अगली चीज जो है उनकी वो बहुत जबरदस्त है। क्या? वो
पूरे वक्त ये सोचते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी बदल रही है मेरे बिजनेस में अगर लगा लूं तो मेरे प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा। वो पूरे वक्त टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं कि क्या इस टेक्नोलॉजी को मैं अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट कर सकता हूं कि नहीं। एग्जाम्पल, आपने होटल खोली, शानदार खाना बनाया, उसी वक्त नफरत का मैसेज घूम गया, मुसलमानों के इलाके में मत जाना, मुसलमानों का खाना मत खाना, मुसलमानों की होटल में मत जाना, बाय। लेकिन लोगों को मुसलमानों का ही खाना खाना है और आपके बस्तियों में नहीं आना है। तो किसी ने जोमेटो और स्विगी लॉन्च किया, खाना तुम बनाओ, खाना तुम खाओ, दोनों के बीच में पुल का काम मैं करूं। आप ये अकल ही नहीं लगाते। आप बिरयानी में और मसाले ट्राई करते हैं, वो बेचने में और नई चीज ट्राई करते हैं। उनका बिजनेस मॉडल, पैसा कमाने का तरीका वो एकदम नायाब होता है। एग्जाम्पल, वो पूरा मार्केट ही चेंज कर देते। एग्जाम्पल, आपने एंटीवायरस यूज किया है कभी? अरे हाँ कि ना, जोर से बोलिए। एंटीवायरस पहले सीडी में आता था, याद है? सीडी से अपलोड करना पड़ता था। नॉर्टन नाम की एक कंपनी थी, उसने देखा अच्छा सब लोग एंटीवायरस सीडी से बेच रहे, बोले सीडी से बेच रहे, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, हमारे वेबसाइट पे आओ, फ्री में डाउनलोड करो, 15 दिन फ्री में हम चेक कर देंगे कि आपके कंप्यूटर में वायरस है कि नहीं है। लेकिन 15वें दिन के बाद 16वें दिन आपको पैसा देना पड़ेगा। नहीं, एक दिन में पूरा बिजनेस मॉडल एंटीवायरस का चेंज हो गया। सीडी वाले अपनी सीडी लेके रोने लगे, होलसेलर, रिटेलर अब कोई सीडी नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि आसानी से वो वहां से सीधा डाउनलोड कर लेते हैं। क्या आपने कभी अपने बिजनेस के बारे में ये सोचा है कि जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करके मैं अपना प्रोडक्ट कैसे बेचूं? हर शहर में एक नूरी चश्मा घर होता है, उसमें एक इंसान होता है, उसका चश्मा नहीं बिक रहा होता, वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, बाहर निकलता है, उससे पूछो आमदनी कैसी है, वो अपने रब से बहुत प्यार करता है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे चल रहा है सब ठीक, हाँ अल्लाह है, देगा मतलब अभी नहीं आ रहा है, अल्लाह है आजमाइश लेता है। नहीं, अल्लाह आजमाइश नहीं ले रहा है, तुम्हारा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, वरना वो तुमको वो आइडिया देता कि ये फोन है, फोन में एक सेल्फी का कैमरा है, इसमें ऐप बना लिया, अपना चेहरा देखा, उंगली से इशारे से चश्मे का फ्रेम बदलता जाता है, जैसे कोई फ्रेम पसंद आए ऐसे करो, अगले दिन घर पर एक फ्री डिलीवर हो जाता है। लेंस कार्ट ने ये अकल लगाई, हमारे बच्चे ये अकल कब लगाएंगे? और समाज पर एक तंज करना चाहता हूं, जितनों के बिजनेस अच्छे चल रहे हैं उन सबके सरों पर टोपी और दाढ़ी है। बिजनेस अच्छे चलने के वालों की एक और पहचान है, उनके बच्चों के बालों में कलर लगा हुआ है और महंगी बाइक है और सबसे पहला फोन पूरे वांकानेर में वही खरीदते। उनसे कहो इसमें अकल लगाओ, वो नहीं, उनके यहां वो लगातार अकल लगाते हैं। चश्मा बेचने के लिए लेंस कार्ट, बिरयानी बेचने के लिए जोमेटो और स्विगी लाते हैं। एक कंपनी थी जो रील बेचती थी, कैमरे के अंदर रोल देखा था आपने? रोल पूरी दुनिया में अकेले रोल बेचती थी, कोडैक नाम था। क्या नाम था? कोडैक कंपनी से गलती हुई, उन्होंने इतना छोटा एक प्लास्टिक का चिप नहीं देखा जिसको हम मेमोरी कार्ड ही कहते हैं। मेमोरी कार्ड बार बार डालो, बार बार निकालो, बार बार डालो, बार बार निकालो। मेमोरी कार्ड ने एक दिन में कोडैक को डुबा दिया। ओ कोडैक बिजनेस के मालिकों, अपनी फील्ड का मेमोरी कार्ड तुम देख पा रहे हो कि नहीं? एक तो जितनों की आमदनी अच्छी है वो आंख से कुछ देख ही नहीं पाते। जैसे दिन में सूरज निकलता है तो बाकी तारे नजर नहीं आते, वैसे ही जब आपकी आमदनी बढ़ने लगती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बोलकर आप आराम करने लगते हो। वो क्या करते हैं मालूम है?
अपने मुनाफे का आधा हिस्सा निकालकर अपनी फील्ड के अगले प्रोडक्ट पर रिसर्च करते हैं। अगर टाइल्स बनाने वाले वो हैं तो फर्श के ऊपर लैमिनेशन लाने वाला प्रोडक्ट भी उन्हीं का होता। आप अपनी फील्ड में अगले 5 साल में क्या होने वाला है मुझे बता सकते हो क्या? बहुत इजी है। कल सवेरे दुकान खोलना ना तो अपनी टीम को बुलाना और बोलना, अगर मेरा कॉम्पिटिटर ये 3 काम कर दे तो मेरा धंधा बंद हो जाए, मुझे वो 3 काम बताओ। बहुत खत्म है। अगर मेरा कॉम्पिटिटर कोई 3 काम कर दे तो मेरा धंधा बंद हो जाए, ऐसी 3 चीजें मुझे बताओ। टीम जैसे ही बताएगी सर एक हमारा कॉम्पिटिटर ये कर सकता है, 2 ये कर सकता है, 3 ये कर सकता है, बस 3 लिखते ही पहले तुम वो काम कर दो तो तुम्हारा बिजनेस और 10 साल के लिए बच जाएगा। कभी किए ये एक्सरसाइज? कभी सोचा है कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता? वो ये करते हैं। और एक बहुत जबरदस्त चीज करते हैं, वो पता है क्या? वो पूरे वक्त फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। एक छोटी सी कहानी बताता हूं मैं आपको। अमेज़न कंपनी सबको पता है ना? अरे हाँ कि ना? अमेज़न कंपनी बेंगलोर में अपना सामान डिलीवर करवाती और बेंगलोर से दिल्ली डिलीवर करवाती प्लेन से, जल्दी पहुंचने के लिए। और प्लेन बहुत महंगा है सामान ले जाने के लिए, वजन होता है सामान में। तो अमेज़न कंपनी से एक जन गया, उसने पूछा कितना पड़ता है? तो अमेज़न ने कहा इतने लाख डॉलर हमको लगते हैं, प्लेन खरीदना पड़ता है पूरा। कहा ठीक है। उसके बाद पता है उसने क्या किया? उसने ट्रक ड्राइवर के यहाँ क्लीनर की नौकरी करी और क्लीनर के साथ, मतलब नौकरी नहीं करी, बहुत पढ़ा लिखा था वो, तो ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के साथ उसने 6 महीने बिताए। 6 महीने में उसको समझ में आया कि दुनिया में सबसे बुरे हालात ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के। कोई इन्हें बेटी नहीं देता, कोई इन्हें अपने घर नहीं बिठाता, 3-3 दिन बाद ये नहाते हैं, खाना कभी कभी मिलता है, इनकी हालत बहुत खराब। वो अमेज़न कंपनी में वापस गया और उसने कहा मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि आपके लाखों डॉलर बचा दूंगा मैं। अमेज़न ने बोला बताओ। तो बोला ये मेरी कंपनी है, मैं ट्रक निकालूंगा। पहले बताओ कि दिल्ली, बेंगलोर से दिल्ली सामान में कितना टाइम लगता है? बोले 3 दिन। बोले कैसे? प्लेन से 3 दिन। बोले प्लेन से 3 दिन। बोले कैसे? का बेंगलोर में 1 दिन अपलोड करने का, 1 दिन उड़ने का और 1 दिन दिल्ली में सामान खाली करने का। तो टोटल कितना लगता है? 3 दिन। उसने कहा कि अगर मैं 2.5 दिन में बेंगलोर से दिल्ली ट्रक खड़ा कर दूं तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दोगे क्या? अमेज़न ने कहा पक्का, पर पॉसिबल नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा, ड्राइवर मर जाएगा। कहा वो मेरी कंपनी पे छोड़ दो, पर अगर मैं 2.5 दिन में सामान बेंगलोर से दिल्ली पहुंचा दो तो कॉन्ट्रैक्ट दोगे क्या? बोले डन। सुनना क्या किया उसने? अच्छा, उसने अपने ट्रकों का बेड़ा खरीदा और हर 600 किलोमीटर के बाद ड्राइवर, और इसी की मिसाल है, उसने अपने ट्रकों का बेड़ा खरीदा और हर 600 किलोमीटर के बाद ड्राइवर और क्लीनर बदल जाता। जो बेंगलोर से ट्रक लेके चला 600 किलोमीटर बाद वो उतर जाता, नया ड्राइवर नया क्लीनर। वो 600 किलोमीटर ले जाता, वो उतर जाता, दोनों ड्राइवर फ्रेश रहते। फिर और 600 किलोमीटर एक ले जाता, वो उतर जाता। ट्रक बिना रुके, ट्रक बिना रुके 1 दिन में 1200 किलोमीटर चलता है। अमेज़न ने उसको 100 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। क्या किया उसने? ट्रक को बदला कि अमेज़न के पैसे बचा दिए अकल लगा के। कि उसने देखा कि ट्रक में सबसे कमजोर कड़ी कौन है? ड्राइवर और क्लीनर। अगर हम इन्हें आराम दे दे, और जैसे ट्रेन का ड्राइवर बदलता है वैसे हर थोड़े देर के बाद बदल रहे हैं, तो ना एक्सीडेंट होंगे ना कुछ, और सामान भी एकदम जल्दी। हमारे बच्चे पता नहीं ये अकल कब लगाएंगे, हमारे बिजनेसमैन पता नहीं ये चीजें कब करेंगे। ये हर चीज में अकल लगाने को एजुकेशन है। जब तक ये वाला एटीट्यूड हम में नहीं पैदा होगा, आज इजराइल की हालत देख लीजिए। इजराइल को पूरी दुनिया उसके खिलाफ है।
वो बच्चों को मार रहा है, औरतों के रेप कर रहा है, पर पूरी दुनिया में कोई उसके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? सारी दुनिया की कंपनी का R&D इजराइल करता है। सारी दुनिया की कंपनी का R&D, सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी पहले इजराइल से निकलती है। जब तक हम इस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, दुनिया में कोई हमारा साथ नहीं। ये एक झूठ बात है, आधा सच बताया गया हमें। पता है क्या? दीन की बका के लिए मदरसों का बाकी होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही बोला गया ना कि दीन तब बचेगा जब मदरसे बचेंगे। ऐसा ही बताया था ना हमको। पूरा डायलॉग नहीं बताते। दीन बचेगा तब जब मदरसे बचेंगे, और मदरसे बचेंगे तब जब लोगों के कारोबार बचेंगे। अगर लोगों के कारोबार खत्म हो गए तो सबसे पहले मदरसे बंद होते हैं। बोलिए, झूठ बोल रहा हूं मैं? और लोगों के कारोबार तब बचेंगे जब ये माइंड सेट R&D वाला हमारे बच्चे पैदा करें। हमारी नस्लें ही बचा सकती हैं अगर वो R&D में चले जाए। अल्लाह हिसाब करेगा हम सबका। तो जिंदगी कैसे बिताई? एक जवाब मेरे पास है, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर का, जिसके पास 100 अरब रुपया था। आपने उसका नाम भी सुना होगा। वो हाथवे के मालिक है। वो क्या नाम है? वॉरेन बफेट। क्या सवाल उनसे पूछा कि आपने जिंदगी कैसे बिताई? तो बोला 30 पन्ने रोज बिताई। बोले 30 पन्ने रोज? जिंदगी ऐसे कैसे बीतती है? बोले मैंने आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजारा जिसमें मैंने अपनी फील्ड के या किसी और फील्ड के रिलेटेड 30 पन्ने ना पढ़े। इस पढ़ने से नया आइडिया आता है। आज इतने सारे लोग जमा है, मेरे आने पर बुलाया गया तो आए हैं खुश होकर। क्या ये इतने सारे लोग महीने में एक बार नहीं मिल सकते? क्या एक दूसरे से अपना आइडिया नहीं बता सकते? मुझे बताया गया है यहां जितने लोग बैठे हैं सब हैसियत वाले हैं। मुझे लगता है कम से कम 400-500 लोग हैं। अगर 2000 रुपया भी ये दे रहे हैं तो हर नई कंपनी को हम हर महीने खोल सकते हैं। खोल सकते हैं कि नहीं? मुझसे ऑर्गेनाइजर कह रहे थे सर मोटिवेट करना। मैंने कहा ऐसे नहीं होते। बोले कैसे? मैंने कहा सबको प्लेन में भरो, चाइना लेके चलो। बोले इससे क्या होएगा? मैंने कहा मालूम है, गांव के बच्चों को जब मोटिवेट करना हो तो बस में भर के शहर ला के शॉपिंग मॉल घुमा के छोड़ देना चाहिए बस। ये कुएं की मेंढक जब निकलेगी ना, और वांकानेर के बारे में बोल रहा हूं और आपको बोल रहा हूं और आपके मुंह पे बोल रहा हूं, हो सके तो थोड़ा बुरा मानना। आप सब कुएं की मेंढके जब तक निकल कर बाहर नहीं देखी तब तक कुछ समझ में। हम बचपन में छोटे थे तो कव्वाली सुनते थे, तो कव्वाल हमको बोलते थे मदीने जाके मरना है, ऐ मदीने वाले तेरे कदमों में मरना है। फिर 7 दिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र चाइना में देखी तो समझ में आया कि मदीने वालों का तो अकीदा ये था कि पूरी दुनिया में उसका नाम लेके घूमना है और दुनिया के कोनों कोनों में मरना, पूरी दुनिया में हक पहुंचाना है, वहां जाके मरना। एक एजुकेशन वो थी जब तुम पढ़ते और पेपर पे उल्टी करते और बदले में डिग्री मिलती है। एक एजुकेशन और है, सफर करो शिहाब चित्तुर की तरह। सफर करो, सीखो, समझो, बदलो। तो मैंने उनसे कहा है कि फरवरी में चाइना का ट्रिप ऑर्गेनाइज करो। जितनी देर हम देखेंगे और जितनी देर हम बैठेंगे मैं पढ़ाऊंगा। उसके बिना वांकानेर की ये मदीना का मॉडल पूरी दुनिया में नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और नौजवानों से कह रहा हूं कि सीरत से ज्यादा बिजनेस कहीं और सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है। सीरत में अल्लाह के रसूल ने सिखाया, बदर में, बद्र की लड़ाई पड़ी है ना सब। जब मुश्किलें 1000 हो और तुम्हारे पास रिसोर्सेस यानी संसाधन 313 हो, तुम्हारे पास ही 313 है और मुश्किलें कितनी है? 1000। तो बदर कहती है उसका नाम लेके कूद जाओ।
आसमानों से मदद आई। और जैसे बिजनेस चलने लगेगा, तुम्हें लगेगा अरे प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर अल्लाह तुम्हें चेक करने के लिए एक बहुत बड़ा लॉस देगा, जो उहद में दिया था। उहद का लॉस ये चेक करने के लिए आता है कि ये लंबी रेस का घोड़ा है कि नहीं, इस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, इसकी मुलाकात अपने आप से हुई कि नहीं। अल्लाह से किसी ने पूछा कि मुश्किलें हम पर क्यों भेजता है? अल्लाह ने कहा तुम्हारी मुलाकात तुमसे हो सके इसलिए भेजता। खत्म। इब्राहिम कैसे हैं मैं जानता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं मैं जानता था, तो फिर उन पर मुसीबतें क्यों भेजी, चेक क्यों किया? ताकि उनकी मुलाकात अपने आप से हो, वो पहचान जाए कि वो कैसे। तो बिजनेसमैन पर इसीलिए मुसीबतें आती हैं कि तुम अपने प्रोडक्ट में अडेप्टेशन लाओ, नई टेक्नोलॉजी का सहारा लो, चाइना जाओ, आंखें खोलो, कुछ नया करो, वापस आओ, फिर शुरू करो। सीरत से एक लाइन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर चाहते हो कि अपने पैर से सिदरतुल मुंतहा पे अल्लाह के दीदार करने जाओ, तो पहले उन पैरों को ताइफ में लहूलुहान होना होगा। बिजनेसमैन पे लॉस इसीलिए आते हैं ताकि आने वाले वक्त जब उसका प्रॉफिट बढ़ाया जाए तो वो अपनी हैसियत ना भूले। अपनी बात को समेटते और खत्म करते हुए आप लोगों को एक एक्सरसाइज देना चाहता हूं मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से सुनना। एक सेकेंड के लिए लंबी सांस खींचकर सोचिए कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हो, क्या उसका मार्केट और उस मार्केट की टेक्नोलॉजी बदलने वाली है कि नहीं। सोचिए, क्या वो मार्केट चेंज होने वाला है? पक्का? क्या उसकी टेक्नोलॉजी बदलने वाली है? सोचिए। दूसरा सवाल, क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म आने वाला है जो उसी प्रोडक्ट को कोने कोने पहुंचा दे? बताइए। आपने देखा है एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही आजकल। आप एयरपोर्ट के लिए निकलते तो कैसे बैठते हैं गाड़ी में, देखा है कभी? अपने आप को देखा कर। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हम फोन देखते हैं, फोन देखते देखते बीच में 2 बार पूछते हैं अरे एयरपोर्ट आ गया क्या? वो बोलता है नहीं। जैसे ही वो कहता है सर एयरपोर्ट आ गया, आप अपना फोन बंद करते हो, रख देते हो, बाहर देखने लगते हो। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट करने वाले होर्डिंग रास्तों में अब नहीं लगा रहे, वो एयरपोर्ट की शुरुआत से होर्डिंग लगाते। इसका मतलब है कि लोग एडवर्टाइजमेंट सिर्फ यहां देखें, और यहां कोई एडवर्टाइजमेंट देखता नहीं है, स्किप का बटन दबाते हैं, कंटेंट को स्किप करते हैं कंटेंट देखने के लिए। आप नहीं समझे? सामने एडवर्टाइजमेंट है यूट्यूब पे, हम क्या दबाते हैं? स्किप का बटन। कंटेंट देखने के लिए कंटेंट को स्किप करते हैं। इसका मतलब, ध्यान से सुनना, और एक फिर बात बताऊंगा वो भी याद रखना। एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि तुम्हें ऐसी कहानी सुनाना आना चाहिए कि दुनिया वो एक दूसरे के साथ शेयर करे, तुम्हारा वीडियो वो एक दूसरे को भेजे ताकि लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को पहचाने। तुम्हें कुछ ना कुछ वायरलिटी उसमें डालनी होगी, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रोडक्ट बनाओगे, बेच नहीं पाओगे। बेचने के लिए तुम्हें कहानी सुनाना आना चाहिए। और कितनी देर में मालूम है? सिर्फ 8 सेकंड में। 8 सेकंड में अगर किसी ने काम की बात नहीं की तो इंसान का टेंशन खत्म हो गया है, वो किसी और चीज में चला जाता। इसका मतलब है तुम्हें सिर्फ प्रोडक्ट बना के काम नहीं होगा, तुम्हें 8 सेकंड में उस प्रोडक्ट की कहानी ऐसे बतानी होगी कि लोग एप्पल की तरह लाइन लगा के तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदें। तुम्हारी कहानी में कुछ ऐसा होना चाहिए। ये कहानी बताने वालों को भी अपनी कंपनी में नौकरी दो, अगर चाहते हो कि तुम्हारा भी प्रोडक्ट वायरल हो। एक बहुत जबरदस्त चीज जो आखिरी है, और वो ये है, क्या आप कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि हवा में कुछ सॉल्व कर रहे हो? ये एक सवाल। जहां कोई पेचीदगी आए, उस पेचीदगी को सॉल्व करने को बिजनेस है।
और एक कम पढ़े लिखे, यहाँ तो नहीं बोल सकते, वांकानेर में सब कुछ पढ़े लिखे माशाल्लाह। बाहर जगह जाता हूं तो कहता हूं कम पढ़े लिखो, अब बिजनेस करना पहले से और आसान हो गया। बोले कैसे? तुम्हारे प्रोडक्ट की स्पेलिंग लिखो। तो मुसलमान पता नहीं क्यों हमेशा स्पेलिंग रॉन्ग करते हैं। मुझे कभी कभी तो लगता है ना कि बेगुनाह की जमानत इसलिए नहीं होती क्योंकि उसकी एप्लीकेशन में हर स्पेलिंग रॉन्ग होती है। आप हंस रहे हो, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। जिसने स्कूल का दरवाजा खोला उसने जेल का दरवाजा बंद किया। इसका उल्टा भी सही है यार। जिसने स्कूल का दरवाजा बंद किया उसने जेल का दरवाजा खोला। तो घबराने वाली वो बात भी जा चुकी। अब एडवर्टाइजमेंट, ब्रोशर, वेबसाइट, ऐप जिन्नात बनाते हैं। इसको बोलो कि मुझे एक एडवर्टाइजमेंट चाहिए। सर क्या प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है। वीडियो की स्क्रिप्ट चाहिए। सर क्या प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है। टारगेट ऑडियंस क्या है? सर ये है। ओ, या तो आप इसको कमांड ऐसे दे सकते हो कि मुझे एक वायरल एडवर्टाइजमेंट अपने प्रोडक्ट के लिए चाहिए, या फिर एक नए तरीके से दे सकते हो। चाइना गए, कुछ देख कर आया, यही काम वो कैसे कर रहे देख लिया, वापस आए, चैट जीपीटी से कहा, चैट जीपीटी बोले क्या? मैंने चाइना में एक कंपनी देखी थी, उसका ये वेबसाइट और उसका ये वीडियो है, और मैं भी सेम बिजनेस में हूँ, तो इसके प्रोडक्ट और इसके वेबसाइट का इस्तेमाल करके मेरे प्रोडक्ट की वेबसाइट और एडवर्टाइजमेंट और धांसू बना दे। ये जिन्नात उतना ही ताकतवर है जितना इसको कमांड देने वाला ताकतवर। एक वली थे, उन्होंने जिन्नात पे काबू कर दिया। तो जिन्नात ने बोला जो हुक्म मेरे आका। सोचे क्या बोलूं? तो बोला एक काम कर, सोने का पहाड़ दे दो। उसने ऐसे किया, ये लो सोने का पहाड़, जो हुक्म मेरे आका। उन्होंने कहा एक महल बना दे, कहा ये लो महल, कहा जो हुक्म मेरे आका। उन्होंने कहा एक नदी बना दे, कहा ये लो नदी, जो हुक्म मेरे आका। उन्होंने कहा बस, कहा बस नहीं, बोलना बंद मत कर, नहीं तो तुम्हें को खा जाऊंगा। बताते रहो जो हुक्म मेरे आका। 1-1.5 घंटा उसको देते रहे, पसीना पसीना हो गए, थक गए, तो अपने पीर को बुलाया। पीर आया, बोले क्या हुआ? अरे बोले फंस गया हूं मैं, बचा लो। पीर ने कहा दोबारा जिन्नात पे कब्जा नहीं करोगे? बोले कभी नहीं करूंगा, बस अभी बचा लो। कहा तो जिन्नात को बुलाओ। बोले जो हुक्म मेरे आका। बोले मेरे पीर जो बोलेंगे वो मानना है। पीर ने कहा देखो दूर वो कुत्ता बैठा। बोले हाँ। उसकी दुम है। बोले हाँ। बिना जादू का इस्तेमाल किए हाथ से उसकी दुम सीधी करो, और जब तक सीधी ना हो जाए अगला हुक्म मांगने नहीं आना। वो सीधी करता वो वापस आ जाती है, वो फिर सीधी करता वो वापस आ जाए। इसका मतलब है पता है क्या? ये जिन जिन्नात, ये फोन, या तो ये एक बहुत बड़ा वबा है या एक बहुत बड़ी ताकत है। इसका सही इस्तेमाल करने वाले दुनिया पर कम से कम ये करना कि अपने बिजनेस से रिलेटेड पूरी दुनिया के वीडियोस कल सुबह से देखना शुरू कर। और जो बाहर नहीं निकला, एक बात बताऊं बहुत अच्छी था, शिहाब भाई केरला से पैदल चले। अच्छा मैं और आप जाते ना पैदल, तो हम शुरू करते वाघा बॉर्डर से, मतलब कम से कम एक कंट्री तो। ये बंदे पीछे गए, बोले पूरी नीयत से मैं केरला से आऊंगा, और केरला से चले हुआ, और इंडिया ने इनका स्वागत किया। और जो कंट्री अपने आप को इस्लामिक कहती है 4 महीना 8 दिन रोक दिया। सोचो, ये पैदल गया, पहले पाकिस्तान ने रोका 4 महीना 8 दिन, 1 साल लग गया, 1 साल 17 दिन। फिर ईरान गए, फिर कुवैत गए, इराक गए, कुवैत गए। इन्होंने मुझे आज राज की बात बताई, ये पहले अजमेर गए, वहाँ से करबला गए, नजफ अशरफ गए, वहाँ से बगदाद गए। करते करते इन सब के हेड जो मदीने में तो उनके पास गए।
वहां पहुंचकर शिहाब भाई को एक बात समझ में आई जो वांकानेर में किसी को नहीं समझ में आई। मदीने जाना था, मदीने वाले के पास। जब ये केरला से पैदल मदीने पहुंचे और मदीने वाले के पास इन्होंने सलाम अर्ज किया और अल्लाह की इबादत की, उसके बाद इनको समझ में आया कि असली मंजिल उस सफर में थी। वहां पहुंचकर पा लेने के बाद खूब खुशी हुई, लेकिन वो खुशी पूरे वक्त बरकरार सफर में थी। मंजिल पाना बहुत खुशी का मरहला है, लेकिन जो खुशी सफर में है वो। तो तुम सफर पे क्यों नहीं निकलते? क्यों नहीं बाहर निकल कर देखते कि दुनिया क्या कर रही है? क्यों नोकिया बनकर बैठते हो? मालूम है ना नोकिया ने क्या किया था? लोग उसके पास खबर लाते, अरे हाँ वो कैमरा लगा रहा है मोबाइल में। तो नोकिया कहता, अरे मोबाइल फोन पे बात करने की चीज है, कैमरे से क्या होता है, कौन खींचेगा फोटो? फिर एक ने आके कहा, नोकिया वो टच स्क्रीन ला रहा है। अरे लोग बटन के दीवाने हैं, बटन दबाए बिना लोगों को अच्छा नहीं लगता। नोकिया वो ईमेल ला रहा है। अरे ईमेल कोई करता है क्या? फोन बात करने की चीज है। मुझे कभी कभी ये कहानी सुन के लगता है वो नोकिया नहीं मुसलमान कौन थी। जैसी भी खबर लाओ ये खुश है, मुतमईन है। उलमा की हाजिरी में एक बात बोलने जा रहा हूं, अभी नहीं समझ में आएगी, अभी हंसोगे, कल सुबह सो के उठोगे तब समझ में आएगा। अच्छा, किसी कौम पर सबसे बड़ा अजाब ये आता है कि उसके बंदे मुतमईन हो जाते हैं। वो जमाने को बदलने की कोशिश, वो मुतमईन हो जाते हैं। और एक अजाब दिखाऊं, एआई आ गया, इसको मैं जो बोलूं उसका जवाब देगा। कहां से? इंटरनेट और वेबसाइट से कंटेंट उठाता है और मेरा जवाब बना के सुनाता है। सही है ना? इंटरनेट और वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के खिलाफ कंटेंट, इस्लाम के खिलाफ कंटेंट। मुझे मेरे बच्चे की फिक्र है शिहाब भाई, वो बड़ा होकर पूछेगा कि व्हाट इज इस्लाम, तो ये कंटेंट उठाएगा वो खराब वेबसाइट से ज्यादा। और मेरे बच्चे को शायद ऐसा जवाब दे कि मेरा बच्चा इस्लाम से, आप समझ रहे हैं? इसका मतलब 5 फर्ज के अलावा एक छठवां फर्ज है। क्या? छठवां फर्ज ये है कि कंटेंट बनाकर इंटरनेट पर डालो हक का, ताकि आने वाली नस्लों की रहनुमाई हो सके। क्योंकि हर किसी ने पूछना किससे? उलमाओं से पूछता है क्या कोई? उलमाओं से पूछता है क्या कोई? तो अपनी बात को खत्म करने के वक्त एक बहुत जोरदार बात आपको बताना चाहता हूं, और अगर ये बात आप समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। टाइटैनिक का पानी का जहाज था, समुद्र में तैर रहा था, एक बर्फ का टुकड़ा दिखा तैरता हुआ। अलार्म बजने लगे। कैप्टन से उन्होंने कहा, सुनो बर्फ है आगे। कैप्टन ने कहा, इतनी छोटी सी बर्फ, कुचल देंगे, रगड़ देंगे। कैप्टन भूल गया कि बर्फ की एक खुसूसियत होती, वो पानी के ऊपर एक हिस्सा, पानी के नीचे 9 हिस्सा होती। 9 हिस्सा डूबा हुआ, एक हिस्सा ऊपर। जब उससे टकराया तो टाइटैनिक में इतना बड़ा छेद हो गया कि वो डूब गया। ऐसे ही आपके बिजनेस में कुछ नया और कुछ नई टेक्नोलॉजी जिसको देखकर आप सोचते हैं अरे ये तो छोटा सा बर्फ का टुकड़ा है, रगड़ देंगे, आप नहीं देख रहे वो पानी के ऊपर एक है और पानी के नीचे 9, और वही आपके बिजनेस को डुबाएगा। तो आपको एक बहुत बड़ा काम करना है,
और इस कौम पे जो अजाब आया है बस एक वजह से आया सब। मैं नहीं मानता जो बड़ी बड़ी वजहें हम बताते हैं, ठीक है वो वजहें हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी वजह है हमने ज़माने की करवट के साथ करवट नहीं ली। क्या आप ये बात मानते हैं? अरे हाँ कि ना? और एक ज़ईफ़ हदीस है, सेहत के एतबार से ज़ईफ़ है पर बहुत मशहूर है। इल्म हासिल करने चीन जाओ अगर जाना पड़े, या रसूल अल्लाह आप मदीनतुल इल्म है, आपके पास सारा इल्म है, मैं आपको छोड़कर चाइना क्यों जाऊं? साहबा इकराम ने तो यही सोचा होगा ना कि सारा इल्म सवेरे शाम तो यहां मिलता है, तो मैं चीन क्यों जाऊं? ए वांकानेर के कुएं में रहने वाले मेंढकों, मुझे ऐसा लगता है चीन जाने की ये हदीस इस जमाने के लिए आई थी कि अगर इल्म हासिल करने मतलब नई सोच का इल्म, नए ज़माने की नई कसौटियों का इल्म, नई तरह से चीज़ों को देखने का इल्म अगर चाहते तो इल्म हासिल करने चीन जाओ अगर जाना पड़े। सही है? और अल्लाह के रसूल के मानने वाले हज़रत निज़ामुद्दीन का एक वाक़या है, क्योंकि आप में से कोई उठ के नहीं गया तो हिम्मत कर रहा हूँ एक और वाक़या सुनाने की। हम कहते हैं ना ये आदमी शेर है, ये शेर है, ये शेर है। शेर की डेफिनेशन कुछ और होती है, सुनना क्या होता है। महबूब इलाही एक दिन एक गुफा से गुजरा तो एक आदमी बेहोश था, आपने उसके मुंह पे पानी मारा तो वो उठा, आपने उसको पानी पिलाया तो उसने कहा बहुत भूख लगी है कुछ खिला दो, आपने कुछ खिला दिया। कहा और भूख लगी और खिला दो, आपने जो भी था सब खिला दिया। पूछा यहाँ कैसे? कहा मैंने ना शेर को शिकार करते देखा, तो शेर ने पेट भर खाया फिर हट गया, तो फिर शेरनी आई अपने बच्चों के साथ, उसने पेट भर खाया फिर वो हट गई, तो लकड़बग्घे आए, लोमड़ी आई पेट भर खाया वो हट गए, फिर कुत्ते आए पेट भर खाया वो हट गई, फिर चील आई वो पेट भर खाए, फिर गिद्ध आए वो पेट भर खाए, फिर चींटियां आई, कीड़े मकोड़े आए, शेर ने शिकार किया और सबका पेट बिना कुछ किए भरा। तो मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह तू में रिस्क देने वाला है, मैं भी आज से कुछ नहीं करूंगा, तो मेरा रिस्क बेच दे। तो महबूब इलाही ने पूछा तो फिर क्या हुआ? कहा 3 दिन कोई नहीं आया, लेकिन देखो फिर आप आए, आप आए अल्हम्दुलिल्लाह। अब सूफी थे लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा किस्सा बता गए, ध्यान सुनना क्या। महबूब इलाही कहते हैं एटीट्यूड का फर्क है। वो इंसान ने बोला कैसे? कहा तूने चील, कौवे, चींटी, कुत्ते, लोमड़ी, गिद्ध इनको देखा, काश तू शेर को देखता जिसने शिकार किया, पेट भर खाया, अपने परिवार को खिलाया और फिर इतने सारे परिवारों के लिए छोड़ गया। ऐ लोगों, इस एक बार मिलने वाली जिंदगी में एक शिकार तो आप कर चुके, जो बिजनेस आपने खोल दिया, अब एक और इतना बड़ा शिकार करो कि आपके पीछे आपकी शेरनी, आपके बच्चे, उनके पीछे लकड़बग्घे, उनके पीछे लोमड़ी, उनके पीछे चील, और सबका पेट भरने वाले का सवाब शिकार करने वाले को। तो तालीम के अंदर जाता है, एक टीचर हूँ, लेकिन साथ में पार्ट टाइम के अंदर मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। तो यूट्यूब के अंदर मैं काफ़ी काम अभी शुरू किया है, तो उसके अंदर मैं किस तरह से रीच पा सकता हूँ, थोड़ा अगर रहनुमाई करे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं आपके कंटेंट देखते रहता हूँ तो उसके ऊपर काफ़ी रीच हो जाएगी, लेकिन मेरा कंटेंट अभी नया है, तो उसके अंदर मैं रीच कैसे बढ़ा सकता हूँ, अगर बताए तो बड़ी मेहरबानी। सलाम अलैकुम। असल में कंटेंट इतना ज़्यादा है कि लोग देखना ही नहीं चाहते, बस उतना ही सुनना चाहते हैं जितना वैल्यूएबल है। मैं बहुत ज़्यादा हिल गया कि हर लाइन शायद कीमती थी, इसलिए एक भी इंसान यहाँ से हिला नहीं, लेकिन जैसी बिरयानी में बोटियाँ कम करो लोग गुस्सा हो जाते हैं। कंटेंट क्रिएशन और स्पीच में यही चीज़ होती है, चावल के बीच में लगातार गोश्त आना चाहिए।
हम वही कंटेंट देखना पसंद करते हैं जिसमें बोटी बोटी ज्यादा हो, और जैसे ही चावल शुरू होता है लोग स्किप मार के दूसरे बिरयानी में बोटी चुनने चले जाते हैं। तो दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, अजहरी साहब ने पूछा तो उस पर जवाब देता हूँ। एक हर तरह का जॉब चला जाएगा एआई के आने के बाद, सिर्फ एक जॉब रह जाएगा। दुनिया की सबसे कीमती चीज है किसी की तवज्जो यानी अटेंशन। क्या आप उस अटेंशन को पा सकते हैं? और क्या आप इतना भरोसा दिलों में जगा सकते हैं कि जब वो आपकी बात सुने तो आपसे कुछ लेना चाहे? यही आने वाले जमाने की मार्केटिंग है। तो आपको तवज्जो खींचने वाली सीधी बात करनी होगी, वरना दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है। और कोई सवाल? પૂછવા માંગુ છું કે વાંકાનેરના બધા બિઝનેસમેન बैठा जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सब यहाँ पे बिजनेसमैन बैठे, तो बड़े बिजनेस वाले मुसलमान भाई दूसरे छोटे बिजनेस वाले मुसलमान भाई का साथ क्यों नहीं देते? बहुत सही साहब, बहुत सही सवाल है और दो जवाब हैं इसके। बहुत ज़बरदस्त जवाब बताता हूँ। हज़रत अली आते हैं और हज़रत अब्दुल रहमान इब्ने औफ से कहते हैं, जो सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, मालूम है ना जी। तो अब्दुल रहमान इब्ने औफ से कहते हैं, मैं क्या देख रहा हूँ, मदीने में 1/3 लोग उनका कर्जा आप भर रहे हो, 1/3 लोगों को कर्जा आप दे रहे हो, और 1/3 लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं। 1/3 लोगों का कर्जा आप भर रहे हो, 1/3 लोगों को कर्जा आप दे रहे हो, और 1/3 लोगों को आप क्या काम करते देखा है? अब्दुल रहमान कहते हैं, अली अल्लाह के सामने यही कह देना, मैं मदीने को उसके पैरों पर खड़ा करा। इंसान की कामयाबी इस बात से नहीं है कि उसका प्रॉफिट और उसका बैंक अकाउंट कितना बड़ा है। बस सवाल एक छोटा सा है, तुम जब उभरे थे तो कितनों को लेकर उभरे? और एक सवाल है, आप में से ना आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखिए यार, मेरे को लग रहा है पूरा वांकानेर यहाँ पर है। आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि जो खुद उभरता है और अपने साथ 10 लोगों को लेकर उभरता है, उसका प्रोडक्ट खरीदना अपने ऊपर लाजिम कर लीजिए। और जो सिर्फ खुद को उभारता है ना, उसका प्रोडक्ट मत लीजिए। इसकी मिसाल हमारे देश में मिलती है, टाटा। आपको मालूम है टीसीएस की कमाई से टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट चलते हैं। ये अब्दुल रहमान इब्ने औफ का फॉर्मूला है। उसकी राह में ऐसे फेंको 100 गुना होकर वापस भी होगा। ये हजरत अली का फॉर्मूला है। हजरत अली गरीब नहीं थे, उन्होंने गरीबी ओढ़ ली थी। जब उनको 10 दिरहम कमा के दो तो वो अल्लाह की एक इबादत करते थे, उस पर भरोसा करते थे, 9 तुरंत बांट देते और वो 9 का 900 होकर उनको वापस आता था। तो अब्दुल रहमान इब्ने औफ कहते थे, मेरे पास एक फॉर्मूला है। बोले क्या? मैं पत्थर उठाता हूँ, उसके नीचे सोना निकलता है। क्या फॉर्मूला है? आपके सवाल का जवाब जी, जो पत्थर उठाए और उसके नीचे सोना निकले, बस एक ही तरीका है। क्या? तुम उभरो तो बाकी लोगों को लेकर भी उभरो। मशहूर और कामयाब होने में एक फर्क है। एक इंसान मशहूर होता है, कामयाब होता है। कामयाब कौन होता है मालूम है? जिसके कंधे पे पैर रखकर एक पूरा समाज यहाँ से वहां हो जाता है। कामयाब बनो, मशहूर मत बनाओ। इसी दुनिया में फैसला अल्लाह पाक करते हैं। और कोई सवाल? જે પણ હોય બીજો જે પણ હોય હાથ ઊંચો કરજો એટલે આ પ્રશ્ન પૂરો થયા પહેલા અહીંયા આવી જશે તમારી પાસે। एक ऐसी कौन सी वजह है कि अल्लाह रब्बुल तआला ने शुक्र करने का तरीका जो दिया है सिर्फ मोमिन को दिया है। शुक्र करने, हाँ हाँ, अल्लाह का वादा है, तुम जितना ज्यादा मेरा शुक्र करोगे मैं आपको ज्यादा देते जाऊँ। और हम शुक्र करते हैं और कोई हम देखते अपने आपस में, मोहल्ले में, कोई मुआशरे में गैर कौम शुक्र करती है। हमारे शुक्र करने में और उनके शुक्र करने में फर्क क्या है? हम ज्यादा शुक्र करते हैं, हमें नहीं इतना आता। और
गैर ईमान वाले जो शुक्र करते हैं ऊपर वाला के वादा के हिसाब से उसको और ज्यादा दिया जा रहा है। जो हमारा जो उसूल था वो हमने ऐसी क्या गलती है कि वो उस अदायगी से शुक्र नहीं करते। सही है। एक दिन 3 कॉन्टिनेंट पर इस्लाम फैला हजरत उमर के ज़माने में। तो वो दिन डायरेक्टली नहीं आया, पहले पेट पर पत्थर बांधने पड़े, पहले अपनों को खोना पड़ा, शहीद होना पड़ा, सब्र रखना पड़ा, खाना नहीं दिया लोगों ने, गुफा में रहना पड़ा, कत्ल करने के मंसूबे करने पड़े। उस कत्ल करने वाली रात को कैसा शुक्र अदा किया होगा अल्लाह के रसूल ने। सामने जो जो तलवार लेके खड़े हैं उन्होंने अपना सामान अमानत की तरह आपके घर में रखवाया और वही तलवार लेके सामने आए हैं। तो उनका भरोसा ना टूटे इसलिए आप अली से कह रहे हैं, अली कल इनके सामान वापस करके तुम मदीने आए। इस नौजवान ने जो बात बोली है ना बहुत चुभने वाली और सुनने वाली बोली है कि शुक्र अदा करना बाकी लोग ऐसे कर रहे हैं कि उनकी बरकतें नहीं रुक रही और हम शुक्र अदा नहीं कर रहे, क्योंकि शुक्र अदा मुंह से नहीं होता, सब्र से होता है, अपने भाई को उसका हक देने से होता है, अपने प्रॉफिट में से अपनी टीम में बांटने से होता है, अपने वर्कर का ख्याल रखने से होता है, उसके बच्चे की फीस देने से होता है। शुक्र अदा करना मुंह से नहीं होता है। शुक्र बहुत अच्छा। एक सवाल पूछता हूँ, जितने बिजनेसमैन बैठे हैं दिल से बताना, दिल से पूछो, बैठो बेटा, आप में से सुकून कितनों के पास है? सच्ची सच्ची हाथ ऊपर करना। सुकून देखो, सच बोलना है प्लीज, हाथ उठाने के लिए नहीं उठाना। देखो माशाल्लाह मैक्सिमम ने कहा नहीं है सुकून। तो मैं एक दिन इस सवाल के पीछे पड़ गया कि सुकून कहाँ है? पैसा भी है, बंगला भी है, गाड़ी भी है, औलादे भी हैं, सब है, पर सुकून नहीं है। तो जवाब ऐसा मिला कि मैं सजदे में चला गया और वही इनके सवाल का जवाब है। सुकून अपना हक छोड़ने में है। सुकून अपना हक छोड़ने में है। जो तुम्हारा था तुमने उस पर भरोसा किया, नहीं लिया, छोड़ दिया, अब उसकी जिम्मेदारी वो इतना देगा कि रखने की जगह नहीं होगी। सबसे बड़ा शुक्र यानी सबसे बड़ा सुकून अपना हक। मैं अभी बॉम्बे गया था कुछ दिन पहले, तो मेरे दोस्त मिलने आए थे नागपुर से। तो हम बचपन के दोस्त थे, वो बोले मुलाकात नहीं होती तो बम्बई में आएंगे। तो हमने सोचा क्या ऐसा कर सकते हैं कि बचपन का सपना पूरा हो। तो उन्होंने कहा चलो ताज में चाय पी। तो मैंने कहा इससे बड़ा कुछ सोच सकते हो? बोले नहीं, ताज सबसे महंगी जगह, चलो चाय पी। चाय पीने चले गए, चाय पी, फोटो खिंचाई, वीडियो बनाया, बाहर आए। 2 हफ्ते बाद फिर बॉम्बे में प्रोग्राम था, मैं फिर गया। तो जो सबसे अमीर आदमी था उसने अपनी गाड़ी ताज के सामने रोकी, बोली समीर भाई चाय पिलाता। ताज में ले गया, फिर चाय। उसने जैसे ही छोड़ा तो एक बहुत बड़े एमएलए थे, वो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में लिया, चलो ताज में चाय पिलाता। मैंने कहा रुको, पहले ये बताओ क्या इससे बड़ी कोई अय्याशी नहीं है ना एक मोमिन के लिए? सबसे बड़ी अय्याशी क्या है कि वो अपने दोस्त के साथ ताज में चाय पी ले। बोले हलाल चीजों में इससे बड़ा तो कुछ नहीं। तो मैंने बोला नहीं, इससे बड़ा भी कुछ है। बोले क्या? अब हम दोनों बहुत चाय पी चुके, ताज में किसी और को भेजते हैं। कोई बॉम्बे पहुंचे, बोले समीर भाई मैं बॉम्बे में हूँ। उसको बोला सुन यार मेरी तरफ से आज ताज में चाय पी ले। अस्सलाम सर, मैं एक्चुअली एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हूँ। माशाल्लाह। पहले टीचिंग फील्ड में था, माशाल्लाह। अभी हाल फिलहाल फैमिली बिजनेस ट्रेडिंग में भी हूँ और मैन्युफैक्चरिंग में भी और कंसल्टेंसी में भी हूँ। माशाल्लाह। तो इंडियन इकोनॉमी सब देखता हूँ ना, तो किसी भी बिजनेस पर नजर डालता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि इंडिया की इकोनॉमी में इतने बिजनेस है, अगर पूरी कौम को लगाए तो भी कम पड़ जाएंगे। और सामने इतने रिसोर्सेज है, इतने बंदे हैं जो मेरे कुछ के नजर में है कि जो अभी तक शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, हमारी कौम के बच्चे,
लेकिन सेटल नहीं है सही तरह से, तो उनमें टैलेंट भी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरह का। तो अभी मैं ये जजमेंट नहीं ले पा रहा कि अभी कौन से सेक्टर में जाऊँ, कौन सी बिजनेस में जाऊँ, और ये जो रिसोर्सेज है हमारी कौम में, और वो किस तरह से उसको अलाइन करूँ ताकि मेरा भी भला हो और साथ में कौन का भी भला ये हो। बहुत अच्छा सवाल है और इस पे भी दो जवाब है। एक तो फील्ड कौन सी चुनना चाहिए, तो मैंने अपने टॉक में बताया अगले 5 साल जो बढ़ेगी वो वाली फील्ड, जिसकी टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है वो वाली फील्ड, जिसके बारे में लोग बात करेंगे तो एक दूसरे से तो उनकी इज्जत बढ़ेगी वो वाली फील्ड। लेकिन एक सवाल बहुत अच्छा पूछा बेटा। मैं कभी कभी सीरत पढ़ता हूँ ना तो मुझे एक पैटर्न दिखाई देता है जो आज के मुसलमानों ने कॉपी करना चाहिए। उस जमाने की सबसे बड़ी बिजनेसमैन कौन सी थी? हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, उन्होंने अपने पैसे दुनिया के सबसे ईमानदार, सादिक और अमीन इंसान पे लगाए। किस पे? मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा ना दुनिया के सारी लड़कियों के बाप से एक इल्तिजा है, शादी में बिरयानी देना बंद करो, दहेज देना बंद करो, वो पैसा अपनी बेटी खदीजा की तरफ से किसी मोहम्मद को सेटल करने में लगा दो। दहेज में एक बिजनेस दे दो, नहीं दहेज में एक बिजनेस दे दो। और वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? तो वो एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए कि रेटिंग एंड रिव्यू में लोग लिखे भाई इससे ईमानदार कोई नहीं है। एक एक किस्सा सुनाता हूँ, आप हिल जाओगे। जैपूस नाम की एक कंपनी थी, उनका काम था जूते बेचना ऑनलाइन, और ऑनलाइन जूते बेचना आसान नहीं है। क्यों? साइज नहीं होता तो वापस आता है ना जो, तो उसमें आपका प्रॉफिट का मार्जिन 0 हो जाता है पक्का। तो जैपूस वाले क्या करते थे, फोन पर इतनी मोहब्बत से बात करते थे कि लोग उनसे ही जूता लेना चाहते थे। तो एक दिन उनको एक फोन आया कि मेरी ना शादी है परसों, मेरा ऑफ वाइट कलर का ड्रेस है, मुझे इस पे एक जूता पहनना है, कौन सा पहनूं? तो उस फोन उठाने वाली ने पूरी शफकत से कहा कि ये ऐसा ऐसा जूता परफेक्ट मैच करेगा। तो उसने बोला प्लीज मुझे दे दीजिए, आपकी बातें कितनी मीठी है। तो उसने कहा एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? ये जूता हमारे पास नहीं, हमारे कॉम्पिटिटर के पास है, आप उनके वेबसाइट पे जाके खरीद लीजिएगा। वो वेबसाइट पे गई, वहां पे पेमेंट किया, कई बार नहीं हुई पेमेंट, नहीं खरीद पाई, वापस फोन किया और इस लड़की से कहा कि एक एहसान कर दोगी? बोले क्या? मेरी पेमेंट फेल हो जा रही है तो तुम अपने कॉम्पिटिटर के वेबसाइट से खरीद कर मुझे भेज दो। उसने कहा ओके। उसने कॉम्पिटिटर के वेबसाइट से जूता खरीदा, पोस्ट किया, वो जूता परफेक्ट फिट हुआ, ड्रेस से मैच हुआ। उस औरत ने अपनी फोटो और जूते के पहनी हुई शादी की फोटो डालकर फेसबुक पे ये पूरी कहानी लिखी और कहा कि दुनिया में ईमान वाली एक ही कंपनी है, वो जैपूस है। अगले दिन उनका वेबसाइट क्रैश हो गया, 10 लाख ऑर्डर आए। आप सोचो ना यार, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सा कॉपी करोगे तो एक दिन में कितने कॉल आएंगे? 10 लाख। अल्लाह के रसूल का एक किस्सा है, आपने ऊँटनी बेचने अपने गुलाम को दी, मुल्क शाम से ऊँटनी खरीदने वाले आए, जल्दी में थे, दाम पूछा, ऊँटनी में एक ऐब था आंख में, दाम कम बताया, उन्होंने ऊँटनी खरीद ली, अरे वाह पैसा दिया खरीद ली, इससे पहले वो ऐब बताते वो ऊँटनी लेके चले गए। गुलाम ने आके आका को बताया, या रसूलल्लाह, बोले तुमने ऐब बताया? बोले नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बता पाया, वो जल्दी में तो चले गए। बोले ये क्या गजब किया, चलो उनके पीछे। आप पीछे पीछे गए, शाम पहुंचे, ढूंढा, 9 दिन लग गए, जैसे ही वो मिले कहा ऊँटनी भी रख लीजिए, ये पैसा भी रख लीजिए, मेरे गुलाम ने आपको ऐब नहीं बताया। उन्होंने कहा नहीं, आप अपना दामन पकड़ाइए, कलमा पढ़ाइए। तो उन्होंने कहा क्यों? तो कहा हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि वो ऊँटनी वापस करने आए। तो जैपूस को फिर तीसरे दिन एक फोन आया, बहुत ध्यान से सुना और आज गूगल करके जैपूस की स्टोरी पढ़ना, जिसने अपने कॉम्पिटिटर के वेबसाइट से वो जूता खरीद के दिया था।
तीसरे दिन एक फोन आया Amazon.com का। Amazon ने पूरी जैपूज $1.3 बिलियन में खरीदी और एक शर्त रखी, बस छोटी सी, क्या? पूरे Amazon के फोन उठाने वालों को आप ट्रेन करोगे। आप समझ रहे हैं कैसे करना है? ये सतयुग है। क्यों? धोखा दोगे वो रेटिंग में जाके लिख देगा। और आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही बात है। क्या? कौन सी फील्ड में जाऊं, कहाँ ऐसा ढूंढूं? तो एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं चाहता था कि हमारी कौम में एक बहुत बड़ी रिसर्च कमेटी हो जो बैठ कर ये रिसर्च करे कि कौन सी फील्ड में जाना है, क्या करना है। थिंक टैंक कोई नहीं करता, इसलिए मैं अकेले करता हूँ। मेरा एक प्रोग्राम है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होता है, सैटरडे और संडे को जूम पे 50 देशों से 700 लोग आते हैं। उनको मैं केस स्टडी दिखाता हूँ जैपूस जैसी, कि किस कंपनी ने क्या सोचा कि पूरी दुनिया पे छा गई। आप भी वो प्रोग्राम ज्वाइन करना। उस प्रोग्राम के हवाले से एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। थिंक टैंक नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है, कोई राह दिखाने वाला नहीं है। कुछ मत करो। चाइना वाले सोच रहे हैं, चाइना वाले R&D कर रहे हैं, चाइना वाले थिंक टैंक बना रहे हैं, उनको बस कॉपी कर दो। तो कॉपी वो किस फील्ड में जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं अपने बिजनेस में वैसा कॉपी कर लो। कभी कभी ना रेस में फर्स्ट नहीं आना, फर्स्ट आने वाले के पीछे चिपक के चलना। ये नस्ल हमारी सेकंड आ जाए तो कामयाब है, क्योंकि जो भी सेकंड आया है उसकी औलाद आने वाले दिनों में हमेशा फर्स्ट है। आई होप आंसर दे गया जी। हाँ जी, मेरा सवाल है कि यहाँ पे बिजनेस में कैसा होता है कि एक ने बिजनेस जो खोला था वो कॉपी और रिपीट बहुत ज़्यादा होता है, मार्जिन उससे कम होता है और मुनाफा कम होता है, और उससे आगे जाके वो बिजनेस में स्कोप भी कम होता है। तो एब्सोल्यूट माइंड या इसके लिए आप कोई गाइडेंस दे और मोटिवेशन दे इसके लिए आप, कि लोग कॉपी ना करें या नया आइडिया कैसे देखें। नया आइडिया कैसे देखे कि जो कम उम्र से जो देखते हैं ना वो ज्यादा क्या देखते हैं कि ये लोग तो कमा रहे हैं तो मुझे भी यही फील्ड में जाना। जैसे अभी जैसे IT का फील्ड है, IT में तो ऐसे जॉब मिलता है, वही अच्छा मिल रहा है। मैं समझ गया। देखिए कितना अच्छा सवाल कि एक अच्छा बिजनेस करो, जल्दी से कॉपी हो जाता है, फिर सब लोग कूद पड़ते हैं, मुनाफा कम हो जाता है। इसका जवाब बहुत अच्छा है। हार्ड बिजनेस ढूंढो जिसको कॉपी करना इतना आसान नहीं, ऐसा नहीं है, सच्ची में ना। इतना हार्ड बिजनेस ढूंढो कि सामने वाला देखे और फिर ऐसे करके बोले माशाअल्लाह तुम ही कर सकते हो। हम क्या करते हैं ना कि नीचे लगे आमों को तोड़ लेते फटाफट। आप वो वाला ढूंढो, वो, और अपने वक्त से हमेशा आगे रहो। पीछे से कोई आकर पकड़ नहीं पाता। जैसे मैंने आपको वो CD में एंटीवायरस वाली की मिसाल दी ना, हर कोई CD में एंटीवायरस बेचता था, उसने अपने वेबसाइट से फ्री डाउनलोड बेचा, है ना। और क्या हुआ, पूरा मार्केट रुक गया, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा क्या करेंगे, फिर सबने उसको कॉपी कर, लेकिन तब तक के वो और आगे चला गया। तो इसके लिए एक और लाइन बता रहा हूं। एक तो हार्ड बिजनेस ढूंढो जो आसानी से कॉपी ना हो, दूसरा रोज 30 पन्ने पढ़ो। रोज 30 पन्ने पढ़ो। और क्या पढ़ो, एक किताब जो वो पढ़ रहे हैं वो पढ़ो। किताबें नया आइडिया लाती है। आप कैसे लोग हो मालूम है, किसी के घर 2 किताब नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं मेरे यहाँ है, वो रॉन्ग टॉपिक पे। किसी के घर 2 किताब नहीं है और उसने पिछले 10 साल में 2 टन बिरयानी खिला दिए लोग। तो किस्वा तरफ से एक इल्तिजा है मेरी कि जो स्टार्टअप नेशन का प्रोग्राम आएगा वो भी इन लोगों को बता देना, और एक लाइब्रेरी बिजनेस वालों के लिए वहीं पर सेटल करो। इन लोग का दिल बहुत बड़ा है यार, एक बार जोर से तारीफ करना है। मैं वो अभी स्टूडेंट की लाइब्रेरी दिखा के लाया, स्टूडेंट की लाइब्रेरी दिखा के लाएंगे लोग। अब एक बिजनेसमैन की लाइब्रेरी हो तो सोचो, और उसमें एक कमेटी होना चाहिए। उस कमेटी का काम शार्क टैंक जैसा होना चाहिए।
नए बच्चों के आइडियाज को इवेल्युएट करना चाहिए, और आइडिया में दम है तो यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं ना, जितने लोग बैठे हैं, 500 लोग हैं, 2000 रुपया सब दे दें तो मुझे लगता है 10 लाख रुपया तो उस बच्चे को आज ही मिल जाए। और ये 2000 रुपये की कोई हैसियत, कोई हैसियत नहीं। जी, मेरा सवाल ये है कि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस या धंधा शुरू किया जाता है तो लोग मशवरा ये देते हैं कि आप थोड़ा ताकत से शुरू कीजिए लेकिन पार्टनरशिप में शुरू ना करें, और दो पार्टनर को कैसा होना चाहिए कैसा इसकी भी थोड़ी वजह। जी जी, बहुत अच्छे 3 जवाब है इसके, बहुत सुनने लायक है। सवाल कितने गहरे हैं आप देखिए। पार्टनर तो लोग राय देते हैं रखना ही नहीं चाहिए। अब सुनना, मैं कल सवेरे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक बिजनेस रिव्यू की किताब पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छा लिखा था कि पार्टनर किसी को बनाने से पहले उसको गुस्से में एक बार देख लेना, उसको भूख लगे हुए चिड़चिड़े एक बार देख लेना, उसको संसाधन के खत्म होने पर इल्जाम किस पे डालता है एक बार देख लेना, और बहुत सारा पैसा जब आए तो वो कैसा सुलूक करता है एक बार देख लेना। एक बार रिपीट करो, किसी को पार्टनर बनाने से पहले उसकी भूख में चिड़चिड़ाहट देख लेना, उसे एक बार गुस्से में देख लेना, जब पैसे खत्म हो जाए तो इल्जाम किस पर डालता है देख लेना, और जब बहुत आ जाए तो सुलूक कैसा करता है देख लेना। हार्वर्ड को भी ये बात 4 लाइन में समझानी पड़ी। अल्लाह के रसूल बोल गए किसी को पार्टनर बनाना तो उसके साथ सफर कर लेगा। सफर में चिड़चिड़ाहट, भूख, नींद, कभी कभी पैसे खत्म, कभी कभी बहुत अच्छा खाना मिल जाता है, ज्यादा मिल जाता है, तो सफर में पहचान आता है ये पार्टनर। और एक हंसना नहीं है, कभी अपने पक्के दोस्त को पार्टनर नहीं रखना आप ही, क्योंकि पार्टनर जब धोखा देता है तो पक्के दोस्त का कंधा काम आता है। अगर पक्का दोस्त ही पार्टनर बन जाए तो कौन सा कंधा काम आएगा? और साले को पार्टनर कभी मत रखिए, क्योंकि साले का एजेंट पूरे वक्त बेडरूम में रहता है। सारी खुदाई और मेरा भाई, समझ में आया? दोस्त को पार्टनर नहीं रखना, साले को पार्टनर नहीं रखना, तो फिर किसको रखना? ध्यान से सुनना, ठीक है? एक फील्ड चुनो और उस फील्ड के 3 फाउंडर होते हैं, और पहले दिन ये तय हो जाए कि भाई एक दिन हम इस कंपनी के 3 टुकड़े करके एक एक टुकड़ा संभाल लेंगे, एक एक शहर में ये बिजनेस ले जाएंगे। पहले दिन ये रखना चाहिए। एक उसमें से सॉफ्टवेयर का जानकार होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर में एक बहुत बड़ा वरदान है, यही चीज यहां से पूरी दुनिया में ले जा सकते हैं। पक्का? दूसरा आप होना चाहिए जिसको उस फील्ड का बहुत गहरा नॉलेज चला, और तीसरा जिसके कंटेंट क्रिएशन में इतना दम है कि पूरी दुनिया में आपका आइडिया वायरल करते। तो पार्टनर चुनते समय ये 3 तकाजे हमेशा, मतलब एक मैनेजर है जो कंपनी संभालेगा, एक एंटरप्रेन्योर है जो नए नए मौके लेकर आएगा, और एक वो बनाने वाला है, कारीगर है जो वो बहुत अच्छा बनाता है। ये 3 मिलकर अगर कोई कंपनी खोले तो वो कंपनी हमेशा आगे जाती है। आई होप जवाब मिल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अभी 16 इयर्स का हूँ, मेरा नाम नौमान है माशाअल्लाह। और मैं कूल एक्सपर्ट न्यू मटेरियल का फाउंडर हूँ। मैं जब 13 का था तब मैंने कंपनी शुरू की थी। जो मैं अभी प्रोडक्ट बनाता हूँ वो इंडिया में लगभग वो 1-2 कंपनी है जो ये प्रोडक्ट बनाती है। माशाअल्लाह। मतलब मेरा प्रोडक्ट जो रहा वो अभी यूनिक है, मतलब इंडिया में कहीं नहीं है, लेकिन चाइना से लोग इधर इंपोर्ट कराते हैं। क्या बनाते हो? मैं थर्मल इंटरफेस मटेरियल बनाता हूँ, माशाअल्लाह। थर्मल पेस्ट, थर्मल ग्रीस, जो कि अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये वो मतलब वो ये थर्मल ग्रीस ये तो सही। और आप 16 साल के हो? हाँ? मैं 16 साल का ये हूँ। बात तारीफ होना चाहिए। देखिए आजकल
वेरी नाइस। और सवाल पूछो जरा। मतलब देखो, अगर अभी चाइना की कंपनी है जो अभी इंडिया में अभी वही चल रही है, सही। तो मेरे पास 50% कस्टमर ऐसे है कि वो एक स्पेसिफिक ब्रांड को लेके बैठ जाते हैं कि भाई हमें वही ब्रांड चाहिए, भले ना कितना भी महंगा हो। नहीं, मेरे को मेरी क्वालिटी उससे बेटर भी हो ना तो नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर होगी। हाँ सही। तो क्या करना चाहिए ये पूछ रहा। मतलब उसको मनाते कैसे? मनाते कैसे? बहुत सही सलाह है, बहुत शानदार। एक कंपनी है वो सूटकेस बनाती है, बैठ जाओ बेटा, उसमें उसकी केस स्टडी में इनका जवाब है। और स्टार्टअप नेशन में ना ऐसे रोज 600 केस स्टडी डिस्कस करता हूँ। तो आपने सफारी का सूटकेस यूज किया ना, हम में से हर एक ने किया, याद है? सफारी का सूटकेस याद है? एक कंपनी है वो उससे अच्छा सूटकेस बनाती है, कोई खरीदते ही नहीं। थक गई वो, उससे अच्छी क्वालिटी दे के नहीं ले रहा सफारी। तो उन्होंने 2 चीजें चेंज की। जहां जहां जिस मॉल में सफारी का शॉप है उसके ठीक सामने वाला शॉप इन्होंने रेंट किया। अब जो सूटकेस खरीदने आया ना, वो बीच में खड़े होकर दोनों तरफ जाता है सफारी, और ये भी बहुत शानदार दिख रहा है। सफारी वालों ने खींच के वहां तक लाया, लेकिन अब वो खड़े होकर सोच रहा है किधर जाऊं, इधर और इधर। तो फिर भी लोग सफारी में घुस जाते थे। बस लोगों ने सोचा यार यहां तक तो ला लिया, पहला आइडिया कामयाब हो गया, अब क्या करूं? तो उन्होंने सोचा कि ये अंदर क्यों नहीं आ रहे। तो बोले अपना भी ना कोई देसी सा नाम है, तो नाम बदलते हैं। तो उन्होंने कंपनी का नाम रखा मौका बुरा। क्या नाम रखा? मौका बुरा। अब जैसे ही वो आया, इधर सफारी के सूटकेस लगे हैं, इधर मौका बुरा के, तो उसका दिल कहता है चल ना इंपोर्टेड खरीदते हैं, मौका बुरा में चल। 3 क्वार्टर से उस कंपनी ने सफारी के प्रॉफिट्स को बीट कर दिया है। तो तुम पैकेजिंग विदेशी कर दो बेटा, नाम, वेबसाइट, लुक, फील। और तुम्हारी जो सबसे बड़ी वो है ना, क्या बोलते हैं, मैं 42 इयर्स का हूं, तो मेरी बात बुजुर्ग लोग सुनते हैं, कभी उम्र नहीं बताता मैं। क्यों? उम्र देखने के बाद वो हल्के में लेते थे। तुम अपना चेहरा मत दिखाओ और कंपनी का नाम ऐसा रख दो। क्यों? हमारी जवानी अभिशाप है, कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं करने को तैयार है मालूम है? क्योंकि हम इतनी कम उम्र में कुछ कर नहीं पाए थे, तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई इतनी कम उम्र में कुछ कर पाए। इसलिए हमें अपनी कंपनी का नाम मौका बुरा रखना चाहिए, या ऐसा कोई नाम की लगे कि विदेश से आई है। बस समझ आए यार? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं ऑलरेडी 3 चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ अभी। हाँ। जैसे कि मेरी अभी खुद की लेबोरेटरी है, हाँ। तो वो भी मैं चलाता हूँ। ऊपर से एक मेरी यूट्यूब चैनल है जिसपे 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। हाँ। एक इंस्टाग्राम पेज है हाँ। जिसपे 1,22,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। हाँ। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि कुछ और कंटेंट बनाऊँ, लेकिन आप मुझे सजेस्ट करें कि फ्यूचर में वो कंटेंट चल सके, जैसे मेरे जैसे नौजवान को बना के ग्रो कर सके। सही। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मैंने अभी जो यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज जो बनाया है, उसमें आज तक मैंने सिंगल पर्सन को भी ऐसा नहीं बोला कि आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। मैंने अपनी मेहनत से, अपने कंटेंट से बनाए, लोगों को पसंद आए, उन्होंने सब्सक्राइब फॉलो किए। अभी मैं चाहता हूँ कि कुछ और कंटेंट बनाऊँ जो फ्यूचर में ग्रो कर सके, तो कुछ टिप्स वगैरह कंटेंट आइडिया। देखिए, आपके कंटेंट में बैठिए, आपके कंटेंट में अगर हेल्पफुलनेस है, वैल्यूएबल है, मेरे काम का है, और किसी को देने पर उसकी इज्जत बढ़ेगी। आपको पता है मैंने आज तक जितने किस्से सुनाए हैं ना, सुनने वाला वो किसी और को सुनाए बिना रह नहीं पाए। अगर आपका कंटेंट और आपका वो ऐसा है कि वो अंदर से काट रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि अगर 5 लोगों को मिलकर मैं ये सुनाऊं तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, बस तभी वायरल हो। दुनिया में मैं अल्लाह पाक के सामने सजदा करके कहता हूँ, 21-21 मिनट की स्पीचेस वायरल होती है मेरी। क्यों? जो हाफिज साहब को मैंने दिया था फॉर्मूला वही है। क्या? चावल कम बोटी ज्यादा होना चाहिए। हर लाइन में महसूस होना चाहिए कि अगर मैं छोड़ कर गया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी।
इसके अलावा वो चीज़ वायरल ऐसा हाँ वो पीछे है, एक सवाल ले लीजिए जल्दी से। हाँ वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक नसीहत चाहिए आपसे। मेरा अफ्रीका में 2-3 कंट्री में मेरा खुद का बिजनेस है, माशाल्लाह। यहाँ से एक्सपोर्ट भी करता हूँ। माशाल्लाह। लेकिन जब मैं यहाँ पे बोर्ड में जब परचेस करने के लिए आया एक बार, तो मैंने देखा कि ये जो पटेल कमेटी है वो एक जगह पे मैं टाइल्स लेने के लिए गया, तो उसने टाइल्स के बारे से बात की, उससे बस मैंने टाइल्स भी खरीदा। फिर उन्होंने बताया कि आप दूसरा क्या लेके जाते हैं, तो मैं नल, सेलेक्टिव चेयर सही ये वगैरह लेके जाता हूँ। तो उन्होंने उनसे रिलेटिव्स ये वगैरह के एड्रेस को बता दिया, है। तो ये बात हमारी कम्युनिटी में क्यों नहीं है, तो उस बारे से आप एक नसीहत देते हैं। कितना अच्छा सवाल है कि ज्यूज की कम्युनिटी में ऐसा होता है, पटेल ने उसको कॉपी किया है, धंधा घर में रहना चाहिए। तो कोई भी प्रोडक्ट उनको जो चाहिए था उन्होंने क्या किया, बाजू वाले अपने रिलेटिव का, अपने फ्रेंड का नाम बताया, इनसे ही लेंगे, और माउथ पब्लिसिटी करो तो लोग ज्यादा जाके देते। हमारे यहाँ ना बहुत गहरी हसद है, एक दूसरे से बहुत गहरी जलन है। और हमारे यहाँ ना हम किसी के कामयाब होने को उसकी मशहूरियत और दौलत से नापते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमसे ज्यादा कोई दौलतमंद या मशहूर हो, इसलिए किसी का भी नाम बताएंगे लेकिन अपने साथी और अपने बाजू वाले का नाम नहीं बताते। ये जो हसद है ना, ये कम्युनिटी में जो पैदा हुई है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। एग्जाम्पल बचपन से शुरू करते हैं, उसके परसेंटेज देख, उसको टॉप करता हुआ देख। अरे जिस एक फील्ड में मैं टॉप करने वाला हूं उसमें नहीं करेगा, जिस एक फील्ड के लिए वो बना है उसमें मैं नहीं करूंगा। और हमारे यहाँ कैसा माना मैं, दुनिया का सबसे गरीब देश और दुनिया के सबसे ज्यादा आईफोन हमारे यहाँ विकसित। आईफोन बनाने वाले से पूछा कि सुनो, बोले क्या तुम्हारा आईफोन क्यों बिकता है इंडिया में? बोले टेक्नोलॉजी। बोले ना, इंडिया का समाज ऐसा सड़ा हुआ है कि तुम्हारा आईफोन बिकता है। तो बोले कैसे? बोले किसी ने आज तक आईफोन की वजह से नहीं खरीदा, सैमसंग वालों को नीचा दिखाने के लिए खरीदा। बोले झूठ बोल रहा हूँ मैं? सैमसंग वालों को नीचा दिखाने के लिए ऐसी है ना, आईफोन खरीदते हैं मैंने। तो ऐसी कम्युनिटी में हम अगर उम्मीद करें कि कोई हमारा भी नाम बताए, लेकिन इसकी शुरुआत करना चाहिए, हमें लोगों का नाम बताना चाहिए। एक अंधा आदमी था, एक जगह रास्ता टूटा हुआ था, वहां वो लालटेन लेके खड़ा था। तो आने जाने वाले कह रहे थे कि तुम्हें दिख रहा है? बोले नहीं। तो तुम लालटेन लेके क्यों खड़े, तुम पागल हो? तो उसने कहा नहीं, तुम आंख वाले हो, आंख वाले होते हुए गिर ना जाओ इसलिए मैं खड़ा हूं। तो ये पहला लालटेन हमको ही लेना पड़ेगा। और यहाँ आप सबसे गुजारिश है, यहाँ 500 लोग हैं, एक मीट होना चाहिए। मैं वापस आऊंगा इंशाल्लाह, और इनको सबको भरो प्लेन में चाइना लेके चलो। मैं बोल रहा हूँ आपको, हाँ मेरे को भी घर जाके पैसे बचाने पड़ेंगे चाइना जाने के लिए। शायद टिकट सस्ता नहीं है, लेकिन आप भी बचाओ। अगर आप सब चलोगे चाइना तो मैं चलूंगा। अब मेरे पास सब है दुनिया में, टाइम नहीं, लेकिन मैं 4-5 दिन निकालूंगा। जितना हम घूमेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जब हम रुकेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में और कहाँ कहाँ यही चीज होती है। एक बार चाइना, तो अल्लाह के रसूल ने वांकानेर के लिए कहा था कि इल्म हासिल कर देगा। आखिरी सवाल किसका है भाई? कहा सर मेरा सवाल यह है कि पटेल कम्युनिटी है, उसने कम समय में ज्यादा ग्रोथ की है, सभी बिजनेस में उसने ग्रोथ की है, तो वो हमारे पास क्यों ग्रोथ नहीं बढ़ रही? क्योंकि हम तो उससे पहले बिजनेस करते आ रहे हैं ना, तो हमारी ग्रोथ क्यों नहीं है सर? उसको सभी के सभी बिजनेस में उसने ग्रोथ की है सर। एक भी बिजनेस ऐसा नहीं कि पटेल कम्युनिटी उसका हाथ ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब है इसका। और क्या सवाल पूछते हो यार आप लोग।
अपन क्या करेंगे मालूम है, चाइना की प्लेन से वो एयर हॉस्टेस हटा देंगे और उसको बोलेंगे कि माइक हमारे लोगों को दे दो। ऑक्सीजन का पाइप लटकेगा फटकेगा सब पता है हमको, इनको सवाल पूछने दो। इसका जवाब ना एक गूगल करने में है, गूगल करना है यार चाइनीज बाम्बू। क्या? एक बार जोर से बोले। चाइनीज बाम्बू। पता है चाइनीज बाम्बू क्या है? एक दिन में 3 मीटर ग्रो होता है। एक दिन में कैमरा लगा के जाओ तो कैमरा पकड़ लेता है उसको ग्रो होते हुए, इतना फास्ट ग्रो होता है। लेकिन उसका एक चक्कर है, चाइनीज बाम्बू पहले 4 साल जमीन से बाहर ही नहीं आता, और जिस दिन आता है हर दिन कितने मीटर ग्रो होता है? तो चाइनीज बाम्बू से पूछो 4 साल कहाँ गया था? तो कहता है कि मुझे एक दिन में 3 मीटर बढ़ना है, इसलिए अपनी जड़ें गहरी और मजबूत करता। पटेल कम्युनिटी 2016 के बाद उठी है। 2016 से पहले वो अपनी जड़ें गहरी और मजबूत कर रही थी। और जिस बीज की जड़ें गहरी और मजबूत होती है ना मिट्टी में, उस बीज को लगता है कि मुझे दफना दिया गया है, पर वो दफनाया नहीं जाता, बोया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको ऐसा लग रहा है कि हमें दफना दिया गया है, हमें भी बोया गया है। और हमारे ऊपर जो कयादत थी ना बड़े पेड़ों की, जंगल में पेड़ में आग लगती है देखा है, वैसे हमारे सारे लीडर जेल चले गए। जो जेल नहीं गए वो बीजेपी में चले गए। आधे लीडर जेल में, आधे लीडर बीजेपी में है। सारे बड़े पेड़ जल गए। तो मैंने एक दिन जंगल की डॉक्यूमेंट्री में सीखा ना, ये जमाना पटेलों का है, लेकिन वो जमाना है ना। और जंगल में आग जितनी तेज रहेगी ना, जमीन उतने जोर से फटती है, कोपल उतने जोर से निकलती है। इंशाअल्लाह ठीक है, हो गया, गा सकता हूँ।